की शुरुआत होती है और हमें प्रिंसेस ऑफ ह्यूमन हाउलिंगा को दिखाया जाता है और वो किसी से कह रही होती है तुम्हारे डीमन किंग को हरा देने के बाद और कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर देने के बाद हमारी एक ग्रेट वेडिंग होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन वॉरियर ऑफ ह्यूमन रेस सी हाफेंग लाओ को, जो हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जीत के आऊंगा। अगले सीन में हमें द हाईएस्ट लेवल ऑफ डीमन केव दिखाया जाता है, जिसके बॉस मॉन्स्टर का नाम वेमा बोला होता है, और हमारा एमसी इससे लड़ने के लिए आ चुका होता है और अटैक करते हुए बोल रहा होता है, आज मुझे 18 साल हो गए इस आर्मी में काम करते हुए। इस आर्मी में रह के मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्क्वाड को लीड किया और हाईएस्ट लेवल डीमन केव पे अटैक किया। बस एक कदम और, फिर हम अपनी ह्यूमन टेरिटरी को वापस से पालेंगे और लाखों सालों से चलती आ रही डीमंस और ह्यूमंस के बीच की लड़ाई मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी और इंसानों की जीत होगी। इसके ऊपर डीमन कहता है सच में, और फिर एमसी के सिस्टम के ऊपर डेंजर डेंजर का साइन आने लगता है और डीमन बोलता है अगर मैं मरूंगा मैं तुम्हें भी अपने साथ हेल में लेकर जाऊंगा। इसके बाद वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसमें हमारा एमसी मर जाता है, लेकिन मरने से पहले उसके ऊपर एक सिस्टम आता है और बताता है तुम्हारे पास 2 मिनट बचे हैं। फिर वहां पे सिस्टम आता है और सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोल रहा था क्योंकि आपने 511 नंबर की आर्मी को बार बार जीत दिलाया है। ये एक ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आपको रिबॉर्न होने का चांस मिलता है। क्या आप रिबॉर्न होना चाहते हैं? इसके ऊपर हमारा एमसी सोचते हुए बोल रहा होता है क्यों नहीं। इसके बाद वो रिवर्थ के ऊपर क्लिक कर देता है और रिबॉर्न हो जाता है। इसके बाद कोई एमसी को आवाज लगाते हुए बोल रहा होता है कि सोना बंद करो, उनकी आर्मी आ रही है। इसके बाद एमसी उठता है और बोलता है क्या मैं सच में रिबॉर्न हो गया? फिर वो खुश होते हुए बोल रहा होता है वो कमीना डीमन किंग सोच रहा था वो इतनी आसानी से मेरे को मार देगा, लेकिन फिर वो आसपास देखते हुए बोलता है कि मैं इन अगली डीमन के बीच में क्या कर रहा हूं। इसके बाद एक बूढ़ा डीमन बोलता है ब्लू गिल्ड जो कि है पास आ रही है, अगर हम वापस नहीं भागे तो ये बहुत लेट हो जाएगा। इसके ऊपर एमसी बोलता है ए बूढ़े आदमी, तुम किससे बातें कर रहे हो? बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद एमसी को एक आईना दिखता है और वहां पर आईने में अपनी शक्ल देखने के बाद पता चलता है कि वो भी एक डीमन है, और हमारा एमसी जिसकी बॉडी में रीइंकॉर्नेट हुआ है वो भी एक डीमन है, और वो जाइंट डीमन वॉरियर क्लैन का जेन लिवो नाम का बंदा होता है। और इसके ऊपर एमसी सोचते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस डीमन की बॉडी में क्या कर रहा हूं। इसके बाद हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कुत्ते सिस्टम बाहर आ, तुमने नहीं कहा था कि मैं इंसानियत की एक किरण हूं? मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट घर पे इंतजार कर रही होगी, तुमने मुझे ये किसकी बॉडी में रीइंकॉर्नेट करवा दिया? इसको देखते हुए दूसरे बंदे बोल रहे थे इसके साथ क्या गलत हो गया है। इसके बाद सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपके रिवर्थ के दौरान वहां पे एक बग आ गया था। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है देन इस घटिया से बग को ठीक करो। इस पे सिस्टम बोलता है सॉरी, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इसके ऊपर एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा कस्टमर सर्विस कहाँ है? मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे कंप्लेन करनी है। इसके ऊपर सिस्टम बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके लिए एक और बर्थ अपॉर्चुनिटी तैयार कर रखा हूं। इसके लिए आपको बस एक बार मरना होगा, लेकिन इसमें सुसाइड गिना नहीं जाएगा। इसके बाद सिस्टम डिसअपीयर हो जाता है। एमसी की इन सारी हरकतों को देखकर उन डीमंस में से एक डीमन कहता है ये सावगिन इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है जब से ये सो के उठा है? इस पर वो बूढ़ा डीमन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्या ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था? इसकी ये बात सुनकर एक और डीमन बोलता है जब ह्यूमंस अटैक करेंगे तो सबसे पहले यही गधा मरेगा। एक तरफ जहां सारे डीमन ह्यूमन से कैसे बच के भागे उसकी प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने एमसी का अलग ही दुख चल रहा है। वो सोच रहा है कि क्या मेरी फियांसे किसी और से शादी कर लेगी? और फिर हमें अगले सीन में डी क्लास की मैजिशियन लेमर को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है 12 मेंबर्स ब्लू गिल्ड के हमारे पास आ रहे हैं, वो हमसे 1 किलोमीटर दूर हैं। फिर हमें ब्लू गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है उनके हिज हाइनेस के अलावा और कोई हमारे टक्कर का नहीं है। फिर हमें लेमर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो इंसान हमें जिंदा ही फाड़ डालेंगे। फिर लेमर की इस वाली बातों को सुन के हमारा एमसी सोचता है कि नाउ मैं भी तो एक डीमन हूं, अगर वो इंसान है तो वो मुझे भी अभी डीमन समझेंगे और मार देंगे। एमसी इन सभी बातों को सोचकर एक खतरनाक सी स्माइल देता है और सीधा इंसानों की तरफ चल देता है। इसको ऐसा करता देख करके वो बूढ़ा डीमन बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? उस बूढ़े की ये बात सुनकर एमसी बोलता है कि छुपना इन सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। अगर मैं ह्यूमंस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक लूंगा तो तुम सभी एकदम आसानी से निकल जाओगे। एमसी के इन बातों को सुनकर एक उन दोनों डीमंस में से एक बोलता है क्या ये हमारे लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है? और दूसरा बोलता है क्या ये वही पुराना डरपोक साव है? और बूढ़ा डीमन बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो?
और तभी एमसी कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर हमें गुफा के छत पे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल दिखाया जाता है, जिसमें से मेटेओरॉइड गिर गिर के गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और तभी वहां पे चलते हुए कोई आने लगता। फिर हमें पता चलता है कि वो लियू बिंगी होता है, जो कि बी क्लास की एक गैलेक्सी मेज होती है और वो डीमन सोवेरियन की बेटी होती है। फिर लियू कहती है कि हम सभी एक साथ ही बड़े हुए हैं और इस क्रिटिकल सिचुएशन में कोई भी पीछे न छूटे। लियू की इस बात पे हमारा एमसी एक भद्दा सा चेहरा बनाते हुए सोचता है कि मेरे रिवर्थ को मत रोको। फिर एमसी पत्थर पे एक जोर से एक मुक्का मारता है और बोलता है, क्या ही मिडलसम वुमेन है। इसके बाद एमसी के हाथ में बहुत तेज का दर्द होता है और लियू सोचती है, क्या किसी ने मुझे मिडलसम वुमेन कहा। इस पर बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और हाइनेस को ऐसा कहने की। फिर हमारा एमसी एक हीरोइक सा पोज देते हुए कहता है कि तुम एक मैन के सैक्रिफाइस होने की डिटर्मिनेशन को हल्के में मत लो। एमसी के इन हिम्मत बड़ी बातों को सुनकर लियू सोचती है, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं करा, ये इतना मेनली वाइब करता है। फिर वो दोनों डीमन बोलते हैं कि हम लोग यहां से चलते हैं, इसके बारे में टेंशन मत लो, अगर इसे मरना है तो इसे मरने दो। फिर एमसी जाते हुए बोल रहा होता है कि इतने समय तक मैं बस छुपता ही आ रहा हूं, चलो देखते हैं इन ह्यूमंस के बारे में डरावनी बात क्या है। प्लीज मुझे बहादुर की मौत मरने दो। और मन में सोचता है कि इस बार मुझे मरने से मत रोकना। एमसी के इन बहादुरी वाली बातों को सुनके प्रिंसेस एकदम रोने वाला चेहरा बना लेती है और बुढ़ा उसे समझाते हुए बोलता है कि हाइनेस, उसे प्लीज जाने दीजिए। इसके बाद एमसी नाचता गुनगुनाता उन ब्लू टीम वालों के पास जाता है और उनसे बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर ही जिगरा है तो मुझे एक स्ट्राइक में ही मारना। इसके बाद वो लोग फॉर्मेशन में आते हुए एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी सोचता है, रिवर्थ मैं आ रहा हूं। लेकिन एमसी के अरमानों पे पानी फेरते हुए वहां पे एक उड़ता हुआ तीर आता है और ब्लू टीम के ऊपर जाके लगता है और ब्लू टीम बोलती है, हमारे ऊपर एम्बुश हुआ है, और एमसी हैरान हो जाता है। तभी वहां पर आ जाता है हमारा द फकिंग बैडेस्ट बुढ़ा, जिसका लेवल अप हो गया होता है और सी से बी क्लास में पहुंच गया होता है। और बुढ़ा बोलता है, 3 साल हो गए, मैं तो भूल ही गया था एक बैटल कैसा होता है। फिर सिस्टम पैनल आता है और सिस्टम हमें बताता है कि अगर कोई डीमन थ्रेशोल्ड स्टेट में चला जाता है तो उसकी पावर टेम्परेरी या फिर परमानेंटली एक लेवल से बढ़ सकती है। सिस्टम के इस पैनल को देख के अपने एमसी के तो तोते ही उड़ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमारा बुढ़ा आता है और हमें एक्सप्लेन करता है कि डीमन किंग के मरने के बाद ह्यूमंस को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लोग आते, किलिंग करते, लूट करते और सबको मार करके यूं ही चले जाते। लेकिन इस बार तुम सही हो। और एमसी एकदम हक्का बक्का खड़ा रहता है। फिर अपनी लियू बोलती है, लेकिन आज डीमन लड़ेंगे। इन सभी चीजों को देख के ब्लू गिल्ड के तो भाई तोते उड़ जाते हैं और साथ में एमसी का भी। एमसी सोच रहा होता है, ये लोग सच में मेरी बातों को एकदम सच मान लिए हैं। फिर हमें लियू का सीन दिखाया जाता है, जो कि बी क्लास से ए क्लास पे आ गई होती है और ब्लू गिल्ड बोल रही होती है, हमें तो बताया गया था ये बी क्लास पे है, ये ए क्लास पे कैसे आ गई। फिर लियू अपना एक स्ट्राइक यूज करती है, द स्टार ऑफ द यार्ड, और एक ही अटैक में पूरी की पूरी ब्लू गिल्ड खत्म हो जाती है। एमसी को मैसेज आता है, आपने ब्लू गिल्ड को वाइप करवा दिया है, इसलिए आपका लेवल अप हो गया है और आपको कुछ स्किल्स मिलते हैं। और फिर एमसी लेवल डी पे चला जाता है और उसको कुछ स्किल्स मिल जाते हैं। सिस्टम पैनल पे उसको मैसेज आता है, अगर आप दोबारा से मर जाते हैं तो आप ह्यूमन में रीइंकॉर्नेट हो जाएंगे। इस तरीके से उसका एक दिन खत्म होता है, एक लेवल के डीमन की तरह जो कि मरना चाहता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें कैपिटल सिटी ऑफ यून किंगडम में हुआ रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है और हमें मेड्यूकाव नाम के एक डीमन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वन ऑफ द ग्रेट डीमन कमांडर में से एक का एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। और वो हैरान होते हुए बोल रहा होता, क्या डॉ ब्रिज प्लान फेल हो गया। फिर हमें उसके सामने एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था, यस माय लॉर्ड। हमने ओरिजिनली कैलकुलेट कर लिया था एक्यूरेटली और हम इंतजार कर रहे थे कि कब ब्लू गिल्ड वाले चारों तरफ से हिजाइनस को घेर लें, और जब वो डेस्परेट सी सिचुएशन में होंगे तब यंग मास्टर वुजिन डेमोनिक सोल्जर्स को लीड करेंगे और उन्हें बचा लेंगे। और जब यंग मास्टर हिजाइनस को अपनी बाहों में उठाकर इंसानों की लाशों के ऊपर से लेकर के जा रहे होंगे, तब उनकी आंखें एक दूसरे से मिलेंगी और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। पर किसे पता था कि वो अचानक से हाई स्पीड स्टेट पर चली जाएगी और डायरेक्टली ही ब्लू गिल्ड को हरा देगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिजाइनस वो अपनी क्वीन पावर को भी अवेकन कर चुकी है। इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल से पूछता है, जनरल अब हम क्या करें। फिर हमें उसके सामने बैठे डीमन के बारे में बताया जाता है कि वो 3 ग्रेट डीमन कमांडर में से एक कमांडर हो एन होता है। फिर वो कहता है, सारी की सारी मिलिट्री पावर हमारे हाथों में है और हमारे स्टेटस के साथ हम डायरेक्टली उन्हें कोर्ट में फोर्स करेंगे कि वो मेरे बेटे से शादी कर ले, और कौन ही हिम्मत करेगा कि हमें अपोज करे। मेरे बेटे को आज रात ही वापस बुला लो और कल हम ट्रूप्स के साथ उनके पास शादी का प्रपोजल लेकर जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हिजाइनस को नहाते हुए दिखाया जाता है
और वो एमसी ऑफ एमसी के बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन पर वो इतने ब्रेव की तरह एक्ट करेगा। फिर वो लेमर को आवाज देते हुए कहती है कि उन्हें एमसी को यहाँ पे बुलाओ, मुझे उसे रिवॉर्ड देना है। और लेमर तो भाई रिवॉर्ड के नाम पर उसको कुछ और ही इमेजिन करने लगती है। फिर लेमर एक लोमड़ी सी शक्ल बनाती है और बोलती है, यस योर हाइनेस, मैं समझ गई, मैं अभी वापस आती हूँ। और अपनी ल्यू सोच रही होती है ये इतनी एक्साइटेड क्यों है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कबीर सिंह की तरह दारू पीते हुए अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और वहां पर लिखा होता है कि आपने अभी कोई स्किल सिलेक्ट नहीं किया है और आपके पास 120 एट्रीब्यूट पॉइंट बचे हुए हैं। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कौन ही उसे असाइन करना चाहता है। फिर एमसी बोल रहा होता है कि डी क्लास को जो कि है आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन ह्यूमंस जो कि यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तो फिर कौन मुझे आके यहाँ पर मारेगा। और तभी वहां लेमर दांत फाड़ते हुए आती है और सावगेन करते हुए बोलती है कि हिज हाइनेस तुम्हें बुला रहे हैं। फिर एमसी बोलता है ओल्ड सिस्टर आप यहाँ पे, और लेमर हैरान होकर बोलती है अभी तुमने पी रखी है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और एमसी धक्का देते हुए लेमर को कहीं पर लेकर जाता है जहां पर टॉर्चर करने के बहुत सारे डिवाइसेस पड़े रहते हैं और लेमर को बोलता है सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे किल करने में। फिर लेमर उन सभी टॉर्चरिंग डिवाइस को देख करके कुछ और ही सोच लेती है और मन में कहती है सावगिन यूजुअली साइलेंट ही रहता है, लेकिन कौन सोच सकता है कि दारू पीने के बाद ये इतना अग्रेसिव हो जाता है। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि वो एक हथौड़ा उठाएगी और एक ही बार में उसे मार देगी। फिर लेमर अपने सपने से बाहर आती है और कहती है लेकिन आज सही समय नहीं है, आज तुम योर हाइनेस को बिलोंग करते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को पैलेस में दिखाया जाता है लियू के सामने। फिर लियू अपने एमसी का खांसते हुए नाम लेती है और कहती है क्योंकि तुमने उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन देती हूँ कि तुम कभी भी इस पैलेस में आ और जा सकते हो। और एक एडिशनल रिवॉर्ड है कपड़ा, किलिंग सेट। फिर लेमर उस कपड़े के बारे में सोचती है कि वो प्रीवियस डीमन लॉर्ड का कपड़ा है और हिज हाइनेस भी कभी उस कपड़े को यूज नहीं करी है। फिर एमसी एक मायूसी शक्ल बनाकर बोलता है यूजलेस। फिर एमसी वहां से जाते हुए बोलता है अगर यहाँ पर और कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर एमसी के वहां से जाने के बाद लियू सोचती है कि वो कितनी जल्दी बदल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को पैलेस से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और उसे एक बुढ़ा देख रहा होता है। और फिर हमें उस बुढ़े की आइडेंटिटी बताई जाती है जो यून किंगडम के 3 ग्रेट डीमंस में से एक विंग मिंग होता है जो कि एक लेजिकन होता है। और वो सोच रहा होता है कि आधी रात में पैलेस में बुलाना और प्रीवियस डीमन किंग के डिवाइन इक्विपमेंट को एक गुलाम के हाथों में दे देना क्योंकि उसने बस एक छोटी सी बहादुरी दिखाई भागने में, उनकी ये एक्शन उन्हें जस्टिफाई करता है कि वो एक अनवर्थी किंग है। फिर वो बुढ़ा सोचता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनका सेवा में लगा दिया और मुझे एक सिंगल रिवॉर्ड तक नहीं दिया है। मैं फोर्स हो चुका हूं कि मैं कल जनरल हुआ के साइड पर रहूं। फिर एमसी उस बुढ़े के पास आता है और बोलता है हे ओल्ड मैन। एमसी इसके पास आया ये देखकर उस बुढ़े की क्लच जाती है और बुढ़ा सोचता है कि ये मुझे शो ऑफ करने के लिए आया है भाई। फिर एमसी बोलता है ये सेट तुम्हारे लिए है। ये सुन के तो भाई बुढ़े के तोते नहीं उसका पिंजरा भी उड़ जाता है भाई। फिर एमसी बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए है। और एमसी सोचता है भाई मुझे तो मरना है, ये इस चीज का मेरे लिए कोई यूज ही नहीं है, इसलिए एक एक्सक्यूज देख के इसी को दे देता हूँ। फिर एमसी बोलता है हिज हाइनेस तुम्हारे काम से बहुत खुश है और तुम्हें ये सेट मुझे देने को बोला था और तुम इसे संभाल के रखना। फिर एमसी वहां से चला जाता है और उस बुढ़े के भाई तोते ही उड़े रहते हैं, उसके तोते अभी तक वापस ही ना आए। फिर बुढ़ा सदमे से बाहर आता है और अपने दिल को पकड़ते हुए बोलता है हिज हाइनेस मुझे माफ कर दीजिए आपके बारे में गलत सोचने के लिए, मैं गिल्टी हूं, मैं अब से इस किंगडम के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को कहीं पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और एमसी सोच रहा होता है कि भाई यहां पर मरना भी मुश्किल है, कल जो कि एक तरीका ढूंढ लूंगा जिससे कि मर सकूं। लेकिन तभी एमसी को एक आवाज आती है और बोल रहा होता है कोई यंग मास्टर आप वापस आ गए। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है फादर ने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया। और फिर एमसी जब झांक के देखता है और फिर हमें उसी जनरल के बेटे का सीन दिखाया जाता है जिसे एक सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है यंग मास्टर कल जनरल ने एक्ट करने का डिसाइड किया है, कल 11 डीमन सोल्जर्स के साथ जाएंगे और हिज हाइनेस को कोर्ट में प्रपोज करेंगे। अगर कोई भी हमारे अपोज जाने की ट्राई करेगा तो उसे बिना मर्सी के मौत के घाट उतार देंगे। एमसी इनकी बातें सुनते हुए सोच रहा होता है ट्रूप्स को लीड करना, बिना मर्सी के किल कर देना। फिर एमसी स्माइल करता है और सोचता है तब तो मुझे वहां पर होना पड़ेगा ना मेरी जान। और फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल का। अपना एमसी सिर पे हाथ रखते हुए सोच रहा होता है भाई ये डीमन क्लैन का मीटिंग कितना टेंशन देने वाला काम है रे।
और फिर हमें उसी डीमन लेजिस्लेटर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, प्रिंसेस 3 साल बाद इस ग्रेट हॉल में एंट्री की है, ये तो सेलिब्रेशन का दिन है। फिर वो आगे बोलता है कि थैंक्स टू द जनरल कि हम अभी तक एक भी सिटी को नहीं हारे हैं और ह्यूमंस को 100 माइल दूर तक खदेड़ दिया है। इसके ऊपर लियू बोलती है, फिर तो हमें ग्रेट जनरल्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए और हमें इन्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहिए। इसके ऊपर वो जनरल बोलता है, जैसी योर हाइनेस की इच्छा। फिर वो आगे बोलता है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं। इसके बाद वो अपने बेटे वुजन को आगे बुलाता है और बोलता है, मैं अपने बेटे के शादी का प्रपोजल देना चाहता हूं क्योंकि आप एक साथ ही बड़े हुए हैं। फिर लियू वुजन से बोलती है, 3 साल हो गए जब हमने एक दूसरे को नहीं देखा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? फिर वो जनरल अपनी लियू से बोलता है, प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। इसके ऊपर लियू हैरान होकर बोलती है, प्लीज जनरल, आप ऐसे मजाक मत कीजिए, मैं और वुजन एक दूसरे से प्यार थोड़ी करते हैं। लियू के इस बात को सुनकर वो जनरल गुस्सा हो जाता है और वीमेंस के ऊपर एक लंबी चौड़ी लाइन बोलता है, उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में समझाता हूं। वो बस इतना बताता है, अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करोगी तो जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और तुम्हें थ्रोन से निकालने की ट्राई करेगी, और अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लेती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके साथ आए हुए जितने सोल्जर्स थे वो सारे कहते हैं, हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है। वुजिन जो कि हैंडसम भी है, ब्रेव भी है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक्सीलेंट चॉइस है। इन सभी तमाशों को होता देखकर वो बुढ़ा आर्चर गाली देते हुए बोलता है कि ये सभी इतना बेकार सा रीजन यूज कर रहे हैं हिजाइनस को फोर्स करने के लिए। इन सभी बातों पर लियू कुछ कह नहीं पाती है और तभी एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, ये मेरा चांस आ गया। इसके बाद एमसी आगे जाने लगता है और पीछे से बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, सावगेन तुम क्या कर रहे हो? फिर एमसी जाता है और लियू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम इस ओल्ड मैन को तुम्हें दबाने मत दो, सबको अपना खुशी पाने का हक है। इसके बाद लियू शर्माते हुए अपने एमसी से बोलती है, गैन लेकिन मैं। एमसी लियू की आधी बातों को काटते हुए बोल रहा होता है, तुम ओल्ड मैन को इतनी हिम्मत किसने दी कि लीडर के ऊपर हुक्म चला सको? फिर उन तीनों जनरल्स में से एक जनरल बोलता है, ये तो वही यंग मैन है। फिर लियू बोलती है, सॉरी जनरल लेकिन मैं। लियू को आधी बातों को काटते हुए वो कमीना जनरल बोलता है कि मैं अपनी पूरी पूरी जिंदगी इस यून किंगडम को दिया हूं एज अ ग्रेट जनरल। मैं आपको फिर से एडवाइस करता हूं कि आप इस प्रस्ताव के ऊपर ध्यान से सोचें। इसके बाद वो बुढ़ा आर्चर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम ट्राई कर रहे हो हिजाइनस को फोर्स करने की? यहां से बाहर निकल जाओ। इस पर वो लेजिस्लेटर बोलता है, होएन अपने बिहेवियर को देखो। और फिर ये जनरल बोलता है, सारी की सारी मिलिट्री पावर मेरे हाथों में है, कौन मुझे टच करने की हिम्मत करेगा? इसके बाद लियू बोलती है, तुम सभी रुक जाओ, जनरल की बातों में पॉइंट है, मैं इस पर एग्री करती हूं। सी हंसते हुए बोलता है, फुलिश वुमन, तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो? तुमने तो साबित कर दिया तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा की बिल्कुल भी स्पिरिट बची हुई नहीं है। फिर हमारा एमसी एक सुअर सी शक्ल बनाकर डीमन की ओर देखता है और बोलता है, इसके बारे में स्केरी क्या है? फिर वो जनरल एक डरावनी सी शक्ल बनाकर अपने एमसी की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? फिर हमारा एमसी उस जनरल के मुंह पर थूक देता है और जनरल देखता रह जाता है। और फिर हमारा एमसी उस जनरल के थप्पड़ बजाते हुए कहता है कि मैंने 3 डायनेस्टीज को सर्व किया है। तुम जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें किसने ये मिलिट्री पावर दी है? और अब तुम सोच रहे हो तुम पावरफुल हो गए हो। एक ऑफिस का कुत्ता अब अपने मालिक को ही काटने के लिए दौड़ा है। नहीं, सही है ना? फिर हमारा एमसी बोलता है, सब कुछ को छोड़ो, लेकिन ये अभी भी हमारा डीमन किंग है और ये हम सबसे ऊपर रैंक करती है विद हिज अनमैच्ड ब्यूटी। और तुम्हारा बेटा कौन है जो कि इनकी बराबरी कर सके? एमसी की इन बातों पर वो जनरल बोलता है, अगर मेरा बेटा लायक नहीं है तो और कौन यहां पर लायक है? फिर एमसी चिल होते हुए बोलता है, भाई और कौन? मैं। हम एक साथ कुछ दिन उस गुफा में भी बिताए थे। एमसी खुश होते हुए मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी मुझे नहीं मारोगे। एमसी के इन बातों को सुनकर वो बुढ़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि सावगेन हिम्मत कर रहा है जनरल को ह्यूमिलिएट करने का। और लेमर खुश होते हुए सोचती है कि सावगेन का और योर हाइनेस का पहले से ही रिलेशनशिप है। और लियू सोचती है कि ये मेरे लिए इतना आगे जाने को तैयार है। फिर जनरल गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम मरना चाहते हो? एमसी बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। एमसी के इन बातों को सुनकर वो जनरल गुस्सा करते हुए अपना एक अटैक बनाता है और बोलता है, तुमने मेरा ही नहीं योर हाइनेस का भी अपमान किया है। आज तुम यहां पर तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। फिर वहां पे सारे के सारे खड़े डीमन बोल रहे होते हैं, सारे के सारे साइड हो जाओ। ये जनरल का अल्टीमेट अटैक है, न्यूक्लियर अराइवल। और फिर जनरल एक स्टांस लेता है और एमसी के ऊपर वो अटैक दे मारता है।
इस जनरल को ऐसा अटैक करते देखकर वो दूसरा जनरल उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो लेट हो जाता है बहुत। इतने में हमारे एमसी को वो अटैक लग जाता है और एमसी बोलता है, हाउलिंगा तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। फिर वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि हमारा एमसी मर गया, लेकिन लेकिन हमारा एमसी तो उन धमाकों के बीच जिंदा खड़ा रहता है और जनरल का बेटा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर एमसी के ऊपर एक मिलिट्री मेज ऑर्डर दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुली एक फेटल अटैक को रोक सकता था। फिर वहां पर सिस्टम पैनल आता है और हमारे एमसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि लेवल डी से ए पर आने के लिए और उसे एक सक्सेसफुली पैसिव स्किल एक्टिवेट करने के लिए डिफेंस एनहेंसमेंट। मिलिट्री मेज ऑर्डर को यूज होता देख करके बाकी सारे डीमन बोलते हैं, योर हाइनेस ने मिलिट्री मेज ऑर्डर इसे दे दिया। मिलिट्री मेज ऑर्डर जिंदगी में एक ही बार यूज किया जा सकता था, जो कि यूज हो गया है। मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने मैजिक ऑर्डर से तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम तीनों आर्मीज को लाइफ और डेथ की बैटल में लीड करोगे। अब मैंने मैजिक ऑर्डर गैन लियू को हैंडओवर कर दिया है। अब से गैन लियू राइट जनरल होगा और लेफ्ट जनरल हावेन के साथ मिलकर पूरे के पूरे डीमन आर्मी को लीड करेगा। फिर वो जनरल सोचता है कि लियू विंग ये मेरे मिलिट्री पावर को बैलेंस करने की ट्राई कर रही है इस यंग ब्रैट की हेल्प से। चलो देखते हैं कौन इसे एक्नॉलेज करने की हिम्मत करता है। लेकिन इस जनरल के अरमानों पे मूतते हुए सबसे पहले यही लजिकन बुढ़ा अपने एमसी को बधाई देता है राइट गार्डियन बनने पे। फिर वो तीरंदाज बुढ़ा भी अपने एमसी को बधाई देता है। फिर वहां पे प्रेजेंट सारे के सारे डीमन अपने एमसी को ग्रीट करते हैं राइट जनरल बनने पे। फिर हमारा एमसी एक बुरा सा शक्ल बनाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत बुरा सा एहसास हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत गंदा खा लिया हूं। फिर वो जनरल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि मैजिक ऑर्डर को इसे देना ये प्रूफ करता है कि हिज हाइनेस इसे कितना ट्रस्ट करती है। लेकिन जिसने कभी बैटल में ट्रूप्स को लीड ना किया हो वो कैसे हमें लीड करेगा। चलो ये ठीक है कि मेरा मिलिट्री पावर डिवाइड किया गया है, लेकिन इसे चलो एंशिएंट डीमन केव को पास करने देते हैं। किंग की पावर्स को सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जिनको हमारे एंसेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर ये डीमन केव को पास कर लेता है तो मैं पर्सनली मिलिट्री पावर का टाइगर तिलिस्मान इसे हैंड ओवर कर दूंगा। इस जनरल की इस बात पे वो बुढ़ा आर्चर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम ओल्ड स्कैमर, पिछले 100 साल में उस डीमन केव से कोई भी बाहर जिंदा वापस नहीं आया है। तुम्हारा इंटेंशंस क्या है ये बोलने का? जनरल गैन ने अपने आप को पहले से ही प्रूव कर दिया है। हम डीमन किंग के ऑर्डर को मानते हैं। क्या तुम ऑर्डर के अगेंस्ट जाने वाले हो? फिर लियू भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, डीमन केव पहले से ही फॉरबिडन घोषित कर दिया गया है। डीमन केव में जाना यानी कि मौत के मुंह में जाना, ये कुछ साबित नहीं करता है। फिर हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है कि 100 साल में भी वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। वहां पर जाना मतलब मौत के बराबर है। लियू और उस बुढ़े की बातों को सुनकर वो जनरल हंसते हुए बोलता है, तुम सारे के सारे एक कायरों का झुंड हो और कुछ भी नहीं। फिर हमारा एमसी खुश होते हुए बोलता है कि जनरल की बातें सही हैं, मैं उस केव में जाना चाहता हूं। वो डीमन केव कहां पर है? एमसी की इस बात को सुनकर सबकी फट जाती है भाई। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं तब से। फिर हमें डीमन केव के बारे में बताया जाता है। 200 साल पहले डीमन ट्राइब ने एक बड़ा क्राइसिस फेस किया था जिसमें एंसेस्टर डीमन किंग ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था अपने प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल्स को। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बची हुई डेमोनिक एनर्जी को उस केव में सील करके रख दिया था अगले आने वाले चुने हुए किंग के लिए। लेकिन 100 साल में भी कोई उस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाया। इसके बाद वो लजीकन बुढ़ा बोलता है, डीमन केव में जाने के लिए 2 की टीम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जनरल गैन के साथ कौन जाने की हिम्मत करेगा? अगर ये इतना डेंजरस है तो ये अच्छा होगा कि हम इसे इतना फोर्स ना करें। इसके बाद वो जनरल बोलता है कि ये अपने आप ही अपने साथी को ढूंढे। अगर ये इतना भी नहीं कर सकता तो वो कैसे 1000 की आर्मी को लीड करेगा? जनरल की इस बात पे उसी का बेटा हाथ उठाते हुए बोलता है कि मैं जाऊंगा। फिर हमें उसके बेटे के बारे में बताया जाता है जो कि ए क्लास का एक फ्लावर टाइप का असैसिन डीमन होता है जिसका नाम हो वुजिन होता है। वुजिन की ये बात सुनकर वो जनरल चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने तरीके से एक्ट कर सकते हो? इस पर वुजिन बोलता है, आप क्या सोचते हैं मैं इससे डरता हूं? फिर पीछे से एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, आप इस यून किंगडम के भविष्य हैं। आप अपने लाइफ के ऊपर ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं। जिसके ऊपर अपना बाप का डायलॉग चिपकाते हुए बोलता है कि जिसको एंसेस्टर रिकॉग्नाइज करेंगे वही किंग बनने के लायक है। अगर यून किंगडम का कोई राजा बनेगा तो वो मैं हूं। वुजिन की इस बात पर वहां पर खड़े सारे डीमन उसकी चाटते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, यही यही तो खूबी होती है एक राजा की, करेज और हिम्मत, किसी से डरने का नहीं है। इन सभी को ऐसा बोलते देख करके जनरल अपने सर पर हाथ रख लेता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजिन और उस एडमिनिस्ट्रेटर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा होता है कि आप डीमन केव के मिशन के दौरान आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसे डायरेक्टली किल कर देना। उसकी इस बात पे वूजिन बोलता है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर हमें लेमर और उस बुढ़े आर्चर का सीन दिखाया जाता है, जहां लेमर अपने एमसी को बोल रही होती है, वो कमीना, हरामी, सेल्फिश वूजिन अपने से ज्यादा किसी को साइन करने नहीं देता है। तुम्हें वो एन वक्त पर जरूर से ही धोखा देगा। और इधर अपना एमसी तो भाई खुश हो जाता है, और लेकिन तभी पीछे से वो दूसरा जनरल बुढ़ा आता है और बोलता है, जनरल गैन, मैंने आपके लिए यून किंगडम का सबसे बढ़िया बफ पोशन और हीलिंग पोशन लाया हूं। डीमन केव बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा। फिर एमसी बोलता है, आप तो सच में हमसे भी ऊपर हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एंसेस्टर डीमन केव को दिखाया जाता है, जहां पे सारे के सारे डीमंस आ चुके होते हैं। फिर हमारा एमसी सारे के सारे पोशंस को वूजिन को देते हुए बोलता है, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। फिर लेमर बोलती है, क्या तुम तैयार हो? फिर लियू बोलती है, साओगेन, तुम मेक श्योर करना कि तुम्हें कुछ ना हो। फिर राइटर हमें बताता है कि किसी को पता नहीं है जो डीमन की पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, वो अभी जन्म लेने जा रहा है। फिर लेमर मैजिक फॉर्मेशन को ओपन करती है और दोनों को डीमन केव में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर हमें डीमन केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वूजिन और एमसी जा रहे होते हैं और ऊपर की तरफ डी क्लास के बैट मॉन्स्टर लटके हुए होते हैं, जो कि छुपने में माहिर होते हैं। चलते हुए वूजिन हमारे एमसी से बोलता है, मुझे नहीं पता इस केव में कौन कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। फिर हमारा एमसी लेमर की बातों को याद करता है, जहां पर लेमर बोलती है, वो कमीना वूजिन जरूर से ही तुम्हारे पीठ में छुरा भोंकेगा। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ओ नो, मैंने तो कोई प्रिपरेशन करी ही नहीं, मेरा डिफेंस कितना वीक है, मैंने बस एक रेगुलर आउटफिट पहना हुआ है। पीछे खड़ा वूजिन सोच रहा होता है, ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज कर रहा है जबकि इसको पता भी नहीं है इसका एनिमी कौन है। फिर हमारा एमसी एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए सोचता है कि मैंने अपना बैक कंप्लीटली तुम्हें एक्सपोज कर दिया है, चलो तुम अपना मूव चलो। फिर वूजिन अपने हाथ से ब्लेड निकालता है और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, चलो वो आ रहा है। फिर वूजिन चिल्लाता है, फ्लावर। तभी हमारे एमसी के सामने से एक फ्लावर गुजरता है और वूजिन भी अपनी जगह से गायब हो जाता है और अपना एक अटैक करता है, फ्लावर स्ट्राइक, जो कि उस फूल के साथ साथ उस डीमन के भी एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। फिर वूजिन एक और अटैक करता है, द सॉइल कट, और हमारा एमसी तो भाई इधर मुंह खोल के हक्का बक्का खड़ा ही रहता है अभी तक। फिर हमें दिखाया जाता है उसके आसपास के जितने भी सारे बैट मॉन्स्टर थे, सारे के सारे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वूजिन बोलता है, फ्लावर, और अपना एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है, द फ्लावर मैसेकर, और उसके एक ही अटैक से उसके ऊपर के सारे डीमन मारे जाते हैं। फिर वूजिन बोलता है, तुमने पहले से ही नोटिस कर लिया होगा, ये सारे के सारे बैट हमारे शैडोज में से हमारा पीछा कर रहे थे। फिर तुमने बड़ी चालाकी से अपनी वीकनेस दिखाई और उन्हें अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकाल दिया और फिर मुझे उनसे लड़ने के लिए आगे कर दिया ताकि मैं उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकूं। लेकिन तुम ये मत सोचना तुम ये सब करके मुझे कैचअप कर लोगे। जिस पर हमारा एमसी चिढ़ते हुए बोलता है, तुमसे होशियार मैंने पहले किसी को देखा ही नहीं है। फिर वूजिन अपनी तारीफ सुनकर बोलता है, ऑफ कोर्स। फिर वूजिन अपना ब्लेड निकालता है और वहां पे बचे डीमन को मारने लगता है। पीछे खड़ा हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने अपने आप को इसलिए एक्सपोज किया था कि ये मुझे बैकस्टैब करे, लेकिन इस गधे ने कोई अनकही रीजन की वजह से सोच लिया है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं और अब सारे के सारे मॉन्स्टर इसके पीछे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के भी मॉन्स्टर मुझे मार नहीं पाएंगे। ऐसा चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर सेफ पर्सन बन जाऊंगा। मुझे मॉन्स्टर्स के सामने जाना होगा ताकि वो मुझे मार सकें। फिर एमसी सिस्टम पैनल ओपन करता है और देखता है उसके पास 480 एट्रीब्यूट पॉइंट बच रहे हैं यूज करने के लिए। फिर हमें कुछ समय बाद की सीन दिखाया जाता है, जहां पे चलते हुए वूजिन बोल रहा होता है, ये मैप का डीपेस्ट पार्ट होगा। फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन इस पर्सन ने अभी तक एक भी चाल नहीं चली। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास कोई रियल पावर है ही नहीं, ये बस एक यूजलेस कीड़ा है जो कि एक्सपीरियंस के लिए मेरे पीछे चिपका हुआ है। लेकिन तभी गुफा हिलने लगती है और अपने एमसी के सिस्टम पर मैसेज आता है, डेंजर, डेंजर। फिर सिस्टम पैनल आता है और सिस्टम पैनल बताता है कि आपने डंजन प्लॉट को एक्टिव कर दिया है, डीमन किंग मैसेंजर्स डिफेंस बैटल। फिर सिस्टम अपने एमसी को बताता है, आपको 20 मिनट तक इन डीमन मैसेंजर्स के सामने खड़े रहना है और इनका कोई वीकनेस नहीं है। फिर हमें उन A+ क्लास के डीमन किंग मैसेंजर्स को दिखाया जाता है और हमें वुजिन को दिखाया जाता है। वुजिन एक सीरियस सा लुक बनाता है और उन वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक जाता है और उन वॉरियर्स के ऊपर लगता है,
लेकिन वुजन के इतने बड़े अटैक के बाद भी उन वॉरियर्स के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आई होती है। लेकिन वो वॉरियर वुजन के ऊपर एक मीटियोरॉइड जैसा कोई अटैक कर देता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अपना वुजन भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेला है, वो अपना आर्मर ऑन करता है और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन वो वॉरियर्स कौन सा रुकने वाले थे? वो अपना कोई टेंटिकल जैसा अटैक कर देते हैं और वुजन को उससे पकड़ लेते हैं। वुजन टेंटिकल में बंधा हुआ और अपने एमसी की तरफ देखते हुए एक सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे इतने डिसएडवांटेज में देख के भी एक भी मूव नहीं करेगा? मैंने ही बस इसको ओवर एस्टिमेट कर लिया था, ये तो बस एक पावरलेस कचरा है। और इधर अपना एमसी बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने सारे के सारे 480 पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए, एक भी डिफेंस में नहीं डाला है। फिर वुजन सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर वुजन कहता है, चलो मैं तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक दिखाता हूं। फिर वुजन अपना कोई भाले वाला अटैक उन वॉरियर्स के ऊपर कर देता है और बोलता है, तुम कुत्ते के बच्चे मरो। फिर वहां पे वुजन के अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से भी उन वॉरियर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस वॉरियर ने अपना आर्मर ऑन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उस अटैक का 90% तक डैमेज कम हो गया होता है। ये देख के कि वुजन के अटैक ने उनका आर्मर तक नहीं तोड़ पाया, उसकी फट जाती है और वो सोचता है, इसके पास कोई वीकनेस ही नहीं है, इसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा ही हाई है। फिर वो वॉरियर्स वुजन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक सीधा वुजन को जाकर लगता है। और इधर हमारा एमसी धीरे धीरे करके उन सभी के पीछे जाता है और अपना एक स्नीक अटैक करता है। फिर एमसी एक स्टांस लेता है और साइतामा की तरह एक ही पंच में एक वॉरियर का बीच में से पेटी फाड़ देता है भाई। उसके एक ही अटैक में वो वॉरियर भाई मर जाता है, बस मर गया वो। फिर उन सभी वॉरियर्स का ध्यान अपने एमसी की तरफ जाता है और वुजिन को छोड़ करके अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इधर हमारा एमसी उस मरे हुए वॉरियर को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने सारा का सारा पॉइंट अपना स्ट्रेंथ में लगा दिया, मुझे लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर होंगे, लेकिन ये लोग तो भाई एक ही हिट में मारे गए। इधर वुजिन सोच रहा होता है, बस एक हिट? अब मैं देखूं तो इनका सामने से कोई वीकनेस ही नहीं है, इनका वीकनेस है इनका पिछवाड़ा। तो इसलिए इस आदमी ने अभी तक एक भी मूव नहीं किया था। इस आदमी ने पहले से ही ये सब कुछ सोच लिया था, इसलिए वो अभी तक ही अपना स्ट्रेंथ छुपा रहा था। और जब डीमन मैसेंजर्स मेरे ऊपर अटैक करने में बिजी होंगे तो ये पीछे से जाएगा, उनका वीक स्पॉट पर अटैक करके उनको मार देगा। फिर सिस्टम पैनल आता है और अपने एमसी को बताता है, क्योंकि आपने इतना अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है इसलिए आप इनका मेन टारगेट हैं। फिर हमारा एमसी उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरा प्लान वर्क कर गया, ये सारे के सारे अब मुझे ही टारगेट करेंगे। फिर हमारा एमसी उन डीमन मैसेंजर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि इन A+ क्लास के डीमंस के ऊपर एक्सट्रीम हाई अटैक डैमेज पावर है, मेरे अभी के डिफेंस के हिसाब से ये लोग मुझे एक ही हाथ से मसल के रख देंगे। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ऐ डीमंस इधर इधर मेरी तरफ देख। फिर वो डीमन हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी सोचता है, आखिरकार मैं इंसान बनूंगा। इधर अपना एमसी खुश हो ही रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी पर मूतते हुए वुजिन पीछे से आता है और उस डीमन को अटैक करके टुकड़े टुकड़े में काट देता है। उस डीमन को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में टूटता देख करके अपना एमसी हैरान हो जाता है। फिर वुजिन अपने एमसी के पास आकर बोलता है, तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी, उनका वीक पॉइंट उनका बैक है। मैंने सोचा कि तुम अटैक करोगे और तुमने सोचा कि मैं अटैक करूंगा। देखो मैं कितना समझदार हूं। फिर हमारा एमसी सोचता है, समझदार? मेरा घंटा समझदार। मैंने कितने एफर्ट लगाए थे कि ये लोग मेरे पे अटैक करें। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, यू गाइज कम एट मी। फिर हमारा एमसी दौड़ते हुए जाता है, उन तीनों बचे हुए डीमंस में से एक डीमन को साइतामा की तरह एक ही पंच में मार देता है और उन दोनों डीमंस के सामने जाकर खड़े हो जाता है। फिर उनको जीभ दिखाते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर वो डीमंस अपने एमसी पर अटैक करने ही जा रहे होते हैं कि पीछे से वुजिन आता है और उनमें से एक को मार के चला जाता है और बोलता है, आओ मुझे मार के दिखाओ। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना बंद करो और खुद जाकर के उन दो डीमंस में से एक डीमन को मार देता है। बचे हुए एक लास्ट डीमन को देखते हुए सोचता है, ये मेरा लास्ट चांस है। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ए डीमन आ और मुझे मार के दिखा। फिर वो डीमन अपना एक अटैक चार्ज करता है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने ही जा रहा होता है कि पीछे से वुजिन आता है और उस डीमन के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। फिर उस डीमन के मरने के बाद वुजिन बोलता है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो कमाल की थी, मैंने सोचा नहीं था कि हमारा कोऑपरेशन इतना फ्लॉलेस होगा। वुजिन की इस बात को सुनकर अपना एमसी सोचता है, कोऑपरेशन? मेरा घोड़ा, हमने ऐसा क्या किया कि हमने उन सभी को मार दिया? फिर वुजिन बोलता है, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूं, तुम एक मैन हो जो कि मुझे चैलेंज कर सकते हो फ्यूचर में।
फिर वो डीमन केव शेक करने लगता है और पीछे से आवाज आता है कि ये तो एक बहुत अरसा हो गया कि किसी ने डीमन केव में एंटर किया हो। मैंने सोचा था कि इन यंग डीमंस के बीच ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कि इस किंग की पदवी के लिए इस डीमन केव को चैलेंज करने के लिए आएगा। फिर वहां पर जोर का एक बिजली का धमाका होता है और जमीन को तोड़ते हुए एक सर्पेंट बाहर आता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने असेसमेंट को पास कर लिया है और अब तुम इस केव के आखिरी पड़ाव में हो। फिर हमें सर्पेंट के बारे में बताया जाता है जो कि एक इविल ड्रैगन फैंटम होता है, एसएस क्लास का डीमन, जो कि इनका पहला एंसेस्टर होता है जो कि डीमन केव को पास किया था, डीमन किंग लियू योन। फिर वो फैंटम बोलता है तुम दोनों के बीच में से कोई एक ही जिंदा वापस जा सकता है इस डीमन केव से। तुम्हारे पास 10 मिनट है निकलने के लिए यहां से। जहां पर सरपेंट बोल रहा होता है अगर तुम दोनों में से कोई एक जिंदा बचा तो उसे किंग का टाइटल मिलेगा, और अगर तुम दोनों ही नहीं लड़ोगे तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। जिस पर वुजन हैरान होते हुए बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम हमें आपस में ही लड़वा के मरवाना चाहते हो? जिसके बाद वुजन सोचते हुए बोलता है मैं यून किंगडम का फ्यूचर हूं, मैं यहां पर बिल्कुल भी मर नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है उसकी भी स्ट्रेंथ कोई कम नहीं है। उस सरपेंट की इस बातों को सुनकर हमारा गेन लियू वो सोचता है कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, एक सीधा सरल रास्ता मेरे मरने का, तो अब से मैं प्रोटागोनिस्ट को एमसी ना बोल करके उसके नाम से ही बुलाऊंगा, जो कि है गेन लियू। फिर लियू अपना बचा कुचा कपड़ा जो कि डिफेंस के लिए होता है वो भी उतारने लगता है, जिस पर वुजन सोचता है कि ये पर्सन बहुत ही रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये डिटरमाइंड है कि ये मेरे से हारेगा नहीं। फिर लियू बोलता है जैसा कि यहां से एक ही पर्सन जिंदा वापस जा सकता है तो जल्दी करो, अपना मूव करो। लियू के इस बात पर वुजन सोचता है कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है, क्या ये मेरे पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है? जिस पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल बैग नहीं है, इस अंडरवियर के अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें बस मुझे मारना है और तुम्हें किंग का टाइटल और रिवॉर्ड दोनों ही मिल जाएगा, फिर तुम इस न्यू जनरेशन के इकलौते और नए किंग बन जाओगे। लियू के इस बात पर वुजन सतर्क होते हुए बोलता है अब तुम कौन सी नई तरकीब सोच रहे हो? इतने पास आने के बाद अब तुम गिव अप करने की सोच रहे हो? जिस पर लियू चिढ़ते हुए सोचता है तुम कितने अननोइंग हो, तुम इतना हेसिटेट क्यों कर रहे हो? फिर वुजन चिल्लाते हुए बोलता है तुमने पहले से ही हाइनेस का ट्रस्ट जीत लिया है और ऊपर से मिलिट्री पावर्स को भी ऑब्टेन कर लिया है, और इस पॉइंट के आने के बाद तुम्हारा अटैक पावर भी बहुत ज्यादा कम नहीं है। एक ऑर्डिनरी सा अटैक एक ए प्लस क्लास के डीमन किंग मैसेंजर्स को नहीं मार सकता है। अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें इजीली डिफीट कर दूंगा, तो फिर तुम क्यों सरेंडर कर रहे हो? फिर लियू बोलता है कि इस यून किंगडम की वजह से, क्योंकि मैं लॉयल सर्वेंट रहा है 3 डायनेस्टी से इस यून किंगडम के, और तुम इस यून किंगडम के फ्यूचर हीरो हो जिसके बारे में सब बात करते हैं, और मैं एक अनजान सा गुलाम हूं जो कि एक अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुआ है। तुम्हारे बराबरी में मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, सारी की सारी डीमन प्रजाति के लिए मुझे मरना होगा। लियू की इन बहादुरी वाली बातों को सुनकर वो अपने पास्ट को याद करता है, जहां पर उसकी माँ उसको बोल रही होती है जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दुनिया तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। वुजन, हम डीमंस तभी पावरफुल हो सकते हैं जब हम यूनाइट हो जाएंगे। फिर वुजन बोलता है मदर, मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। फिर वुजन लियू को देखते हुए सोचता है कि इसके दिल में अभी भी ये दुनिया बसी हुई है, ये अपनी जान की भी कुर्बानी दे देगा इस एंटायर डीमन रेस के लिए, और मैं सोच रहा था कि ये मुझे मारने की प्लानिंग करने में जुटा हुआ है। मैं बस किंग के टाइटल के लिए सोच रहा था और ये पूरे एंटायर डीमन रेस के फेट के बारे में सोच रहा था। फिर पीछे से वो सरपेंट बोलता है अभी भी तुम्हारे पास 8 मिनट बचे हुए हैं, तुम अभी भी एक भी मूव नहीं करोगे तो मैं ही तुम सबको मार दूंगा। उस सरपेंट की इस बात पर लियू चिल्लाते हुए बोलता है वुजन से तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, अपना मूव करो। जिस पर वुजन कहता है जैसा कि इसने कहा 10 मिनट में ये हमें मार देगा अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा तो। जिस पर लियू कहता है क्या हुआ, फिर आगे क्या? फिर वुजन बोलता है मैं एक और तरीका आजमाना चाहता हूं। फिर वुजन अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज करता है और उस सरपेंट के ऊपर अटैक कर देता है। वुजन के उस अटैक से वहां का बैरियर टूट जाता है, जिस पर सरपेंट गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? फिर हमें वुजन को दिखाया जाता है जो कि हाई स्पिरिट स्टेट की वजह से ए क्लास से ए प्लस क्लास में इवॉल्व हो गया होता है, और वुजन बोलता है चलो ज्वाइन करते हैं फोर्स को इस डीमन किंग को हराने के लिए। जिस पर सरपेंट बोलता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और इधर लियू खड़ा सोच रहा होता है तुम लोग इतनी सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हो। इधर इन दोनों की फाइट चल ही रही होती है
कभी ये इस पर अटैक करता है, कभी ये उस पर अटैक करता है, कभी सरपेंट इधर मारता है, कभी वुजन उधर मारता है। इन दोनों की फाइट चल ही रही होती है, लेकिन सरपेंट एक मौका ढूंढता है और वुजन के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है, जिससे वुजन दूर जाकर गिरता है। वुजन के ऐसा गिरा देख करके लियू सोचता है, अगर ये मर गया तो मैं किंग बन जाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो सरपेंट अपने ड्रैगन ब्रेथ से अटैक कर देता है। उस ड्रैगन ब्रेथ के बीच में अपना लियू आ जाता है और उस सरपेंट के इस अटैक से वुजन को बचा लेता है। सरपेंट के इस अटैक के बाद लियू खून खांसने लगता है। ये देख के वुजन अपने पास से हीलिंग पोशन निकालता है और उसको ऊपर फेंक के मारने लगता है, जिससे लियू की एचपी फिर से दोबारा से फुल हो जाती है। इसके बाद लियू चिल्लाता है वुजन पे, हे तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वुजन लियू की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर और भी पोशन फेंक के मारता है, जिससे उसकी डिफेंस, एजिलिटी वगैरह सब कुछ एकदम हाई हो जाता है। फिर वुजन बोलता है, लड़ते रहो। इसके बाद लियू रोते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वुजन और सरपेंट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में कभी सरपेंट वुजन के ऊपर अटैक करता है और कभी वुजन सरपेंट के ऊपर। और कोई भी अटैक अगर सरपेंट का वुजन के ऊपर लगने वाला होता है तो लियू जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और जब डीमन किंग की हेल्थ आधी हो जाती है तो वुजन बोलता है, बस थोड़ी देर और, फिर हम डीमन किंग को हरा देंगे। फिर डीमन किंग अपना एक एबिलिटी यूज करता है और अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है। डीमन किंग को रीजनरेट करता देख करके वुजन बोलता है, ये किस तरीके की एबिलिटी है? अगर मैं इसको नॉन स्टॉप अटैक करता भी रहूं फिर भी ये अपना एक ही एबिलिटी से अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेगा। फिर डीमन किंग बोलता है, क्या कमजोर लोग हैं? तुम लोग क्या सोचते हो, तुम एक गॉड को मार दोगे? फिर डीमन किंग एक अटैक करता है जिससे वुजन और लियू दोनों को ही फर्क पड़ता है और उनकी एचपी माइनस हो जाती है। फिर वुजन उठते हुए बोलता है, हमारे सारे के सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं। फिर डीमन किंग अपना एक फाइनल अटैक करने लगता है और वुजन बोलता है, हम हार गए। जिस पर लियू बोलता है, नहीं, अभी तक नहीं। अगर मैं मर गया तो ये चैलेंज अभी तक खत्म हो जाएगा और तुम्हें किंग का टाइटल मिल जाता। जिस पर वुजन बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसके बाद डीमन किंग अपना फाइनल अटैक कर देता है और लियू चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें डीमंस के लिए सरवाइव करना होगा। और वुजन चिल्लाता है, नहीं, गेन लियू। फिर वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके का धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है डीमन किंग कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोल रहा था, किसी ने एंसेस्टर्स का टेस्ट पास कर लिया है। पास्ट में एंसेस्टर ने सैक्रिफाइस कर दिया था अपने डीमन पीपल्स को बचाने के लिए और मरने से पहले अपनी मोस्ट प्रेशियस स्किल इस डीमन केव में छुपा कर रख दिया था किसी स्ट्रॉन्ग वन के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वुजन को द स्ट्रॉन्ग मैन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डीमन किंग का टाइटल मिल जाता है। फिर डीमन किंग कंटिन्यू करता है और बताता है कि पिछले 200 साल में अगर कोई भी डीमन ट्रायल्स को पास करके फाइनल ट्रायल तक आता तो वो एक दूसरे को मार लेते और डीमन किंग बनने की क्वालिफिकेशन को खो देते। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया। तुम दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे और डीमन किंग से दोनों साथ में मिलकर लड़ाई किया। एक यही क्वालिटी डीमन किंग में होनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है अपने लियू को मिल गया होता है टाइटल द किंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंसेस्टर का। फिर सिस्टम विंडो आता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको डीमन किंग का पैसिव स्किल भी मिल गया होता है और वो A+ क्लास का डीमन भी बन चुका होता है। वहीं अपना MC डीमन केव में क्या सोच के आया था कि वो मर जाएगा और यहाँ पर उसको और भी ज्यादा लेवल, पावर सब कुछ मिल चुका होता है। इसके चेहरे की तो भाई साहब अभी तक हवाइयां उड़ी हुई हैं, देख करके ये अभी तक जिंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि इनको भी ये खबर मिल चुकी होती है, इंसेक्टॉइड डीमन केव एक आफ्टरनून में ही क्लियर हो चुका है। ये लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, जहां से कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया है पिछले 100 साल में भी, वो लोग जिंदा वापस आ रहे हैं। लगता है प्रोफेसी बिल्कुल सही है। हमारे जनरेशन से कहा जा रहा था कि एक ऐसा किंग आएगा जो कि डीमन क्लैन को यूनिफाई करेगा। लगता है कि वो सच होने वाला है। फिर लियू बोलती है, हमारे जो लास्ट किंग थे, लियू फैमिली के एंसेस्टर लियू युन, वो एक सच्चे राजा थे जो कि 100 साल में भी कभी पैदा नहीं होता। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रायल से गुजरे इस वर्ल्ड के और उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई रिवर्स फिगर में। फिर ये जनरल बोलता है, जैसा कि मैंने अपने सन से एक्सपेक्ट किया था, वो हमारे हेवंस का प्राइड है। वो जन्मा ही था किंग के टाइटल के लिए। मैंने इसको पहले अंडर एस्टिमेट किया था। इस जनरल की आधी बातों को काटते हुए वो बुढ़ा जनरल बताता है कि जो किंग बना है वो वुजन नहीं है, जो किंग बना है वो है जनरल गैन। भाई ये बोलते हुए इसके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो। भाई ये बात सुन के तो इन सब की सट्टी बिट्टी गुल हो जाती है जब इनको पता चलता है किंग गैन लियू बना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे MC बोले तो मेन कैरेक्टर बोले तो गैन लियू को दिखाया जाता है, जो कि किंग के टाइटल लेकर बियर पिए जा रहा होता है। हाय रे जिंदगी। फिर वो पीने के लिए एक और बॉटल मांगता है जिस पर वेटर बोलती है, क्या तुम फिर से एक और ड्रिंक पी पाओगे?
फिर वो दारू की बोतल लेता है और बार से बाहर निकलकर बोलता है, मेरे पास तो बस 10,000 की एचपी है। मैं मरूंगा तो मरूंगा कैसे, जबकि मेरे पास ये 1 लाख वाली स्किल भी है। याद है कि नहीं है भाई? पिछले एपिसोड में इसको स्किल मिली थी 1 लाख की एचपी रिकवरी वाली। फिर ज्ञान रोते हुए बोलता है, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं अपने हाउलिंग आर्ट के पास वापस जा सकूं। फिर वो पीते हुए रास्ते से जा ही रहा होता है कि नोट करता है कोई उसका पीछा कर रहा है। हाय रे, मेरी पीकर जिंदगी। फिर ज्ञान जाने की एक्टिंग करता है और जब वो डीमन दोबारा से उसको देखता है तो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जिस पर उस छोटे डीमन की फट जाती है और फटफटाते हुए बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं बहुत बहादुर हूं। फिर हमें उस छोटे डीमन की आइडेंटिटी बताई जाती है, जो कि एक डी क्लास का न्यूक्लियर डीमन होता है जिसका नाम होता है टैंग साओ। फिर गैन साओ से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? फिर टैंग बोलता है, क्या तुम मुझे अकंपनी करना चाहोगे बाइलिंग डीमन केव के ट्रिप में? मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। फिर गैन उससे लेटर ले लेता है और पढ़ने लगता है। और भाई पीछे से देखो ये भिखारी कितना इंटरेस्ट लिए जा रहा है यार। फिर हमें उस लेटर को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 3 चांस मिले हैं आपके विशेस को कंप्लीट करवाने का। अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आ जाइए बाइलिंग डीमन केव में। फिर ज्ञान बोलता है, बाइलिंग डीमन केव ये किस तरीके की जगह है? फिर टैंग बताता है कि जैसे ही मेरे को ये लेटर मिला मैं गया डीमन केव के पास, लेकिन मेरे को एंटर करने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि मैं अभी तक छोटा बच्चा हूं। और जब मैंने देखा कि तुम एक और डीमन केव से वापस आ रहे हो तो मेरे को एक जरिया मिला जिससे कि मैं भी अंदर जा सकता हूं तुम्हारे साथ। फिर वो भिखारी चिल्लाते हुए बोलता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्कैम मैसेज है। क्या तुम इस पर भरोसा करने वाले हो? फिर ज्ञान बोलता है, क्या ये सच है कि कोई भी विश मांगो तो उसको पूरा किया जाएगा? फिर वो भिखारी हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम सच में इस पर भरोसा कर रहे हो? फिर ज्ञान बोलता है, मैंने पहले सुना था कि डीमंस के पास एक सो कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ विशेस है जो कि दूसरे की विश को पूरा करता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके पास इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर टैंग बोलता है, ये चांस तभी मिलता है जब मेंबरशिप के लिए पे किया जाता है और बहुत सारे टेस्ट को पास किया जाता है। और मैंने इस चीज के लिए 50,000 युआन कॉइन्स पे किए हैं। फिर गैन टैंग को 50,000 देते हुए बोलता है, ये प्राइस वर्थ है इस चीज के लिए। पीछे से वो भिखारी चिल्लाता रह जाता है, ये तो भाई और भी ज्यादा स्कैम की तरह दिख रहा है। फिर भिखारी बोलता है, बच्चे तुम क्या सोच रहे हो? एक जार की कॉस्ट भी 1 सेंट होती है। क्या इन बच्चों को फंसाना इतना आसान है? तो फिर ऐसा है तो मैं फिर ये ट्रैश क्यों पिक कर रहा हूं? लेकिन भाई इसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता और इधर अपना गैन अलग ही नशे में चल रहा होता है। टैंग इसको मक्खन लगाया जा रहा है और ये मक्खन में बहे जा रहा है। फिर टैंग रोनी सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, ये मेरा आखिरी चांस है। मैंने अपना सारा का सारा पैसा जो भी काम करके कमाया था सारा का सारा मैंने ये विश टिकट खरीदने में लगा दिया। मेरी मॉम का हार्ट टूट रहा है। उनके पास सिर्फ एक ही मंथ बचा हुआ है। मुझे जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ सूटेबल ढूंढना होगा। पीछे से वो कचरा उठाने वाला बोल रहा होता है, भले ही तुम्हारी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा गधा नहीं होगा जो कि तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। जब से मैं इसको भिखारी भिखारी बोले जा रहा हूं, लेकिन भाई नहीं, ये कचरा उठाता है, ठीक है? ये कचरा वाला है, कचरा वाला। फिर अपना ज्ञान बोलता है, भाई तू टेंशन काहे लेता है? तेरा भाई है ना, मैं तेरे साथ चलेगा। बस तू मेरे को 3 में से एक विश दे दियो। और भाई कचरे वाला देखो एकदम हैरान। फिर मन में अपना ज्ञान सोचता है, भाई मैं तो बहुत होशियार हूं, मुझे तो बस एक ही विश मांगना है कि मेरे को ह्यूमन में रीइंकॉर्नेट करवा दो। फिर टैंग बोलता है, मैं तुम्हें 2 दे दूंगा, मुझे तो बस अपनी मॉम को बचाने से मतलब। फिर ज्ञान बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ये कचरे वाला जाते हुए सोचता है, तुम दोनों जरूर से ही चमकोगे। जहां पीछे अपना ज्ञान बोल रहा होता है, तुम टेंशन मत लो बच्चे, तुम्हारी माँ बच जाएगी। जिस पर टैंग बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया अंकल। फिर ज्ञान बोलता है, अरे मुझे अंकल मत बोलो, मुझे ब्रदर बोलो। इधर ये कचरे वाला बोल रहा होता है, वो लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे जब तक तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। बाइलिंग डीमन केव विशेस, क्या ये एक ब्लैक मार्केट का स्कैम नहीं है जो कि हाल ही में शुरू हुआ है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किसी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं यही वो प्लेस होगा। फिर ज्ञान बोलता है, फाउंडेशन ऑफ विशेस, मैं आ रहा हूं। फिर वो लेटर स्कैन करवाता है और उनके लिए वो केव का डोर ओपन हो जाता है। इन्हें केव में जाता देख करके कोई बोलता है, एक और मछली जाल में फंस गई। दरवाजे बंद करो और इन्हें ट्रैप करो। फिर हमें एक मोटे से डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, याद रखना, इन्हें ज्यादा तेज से मत मारना।
अगर वो लोग मर गए तो काम कौन करेगा? और हमें दिखाया जाता है जैसे ही गैन और टैंग गुफा के अंदर आते हैं, वैसे ही दिखाया जाता है गुफा का गेट बंद हो जाता है और उसके पीछे से कोई अटैक करता है। जैसे ही गैन देखता है कोई उस पर अटैक कर रहा है, वो कोई भी मूव नहीं करता है और उस पर अटैक लग जाता है। जैसे ही गैन पर अटैक लैंड करता है, दिखाया जाता है उसका कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है, सिर्फ 5 का ही एचपी माइनस हुआ है। फिर उसके पैसिव स्किल की वजह से वो भी हील हो जाता है। फिर गैन बोलता है, हेलो, क्या यही डिफाइलिंग डीमन केव है? फिर हमें दिखाया जाता है जिसने उस पर अटैक किया, वो सोचता है कि मेरे फुल फोर्स के अटैक लेने के बाद भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम एकदम शांत हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डी क्लास का डीमन होता है और उसके जैसे ही वहां पर बहुत सारे डीमंस खड़े हो रखे होते हैं। इनको ऐसा खड़ा देख करके फिर ज्ञान बोलता है, हम अपनी विशेष कहां से रिडीम कर सकते हैं? या हम कोई गलत जगह पर आ गए हैं? जिस पर वो डीमन हंसते हुए बोलता है, इस समय भी तुम अपने सपने को लेकर के बैठे हुए हो? ये इसलिए है कि तुम जैसे मूर्ख लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं और हमारे ट्रिक्स में तुम आसानी से फंस जाते हो। तुमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह होगी जो कि विश पूरा करती है? तुम अपना दिमाग का थोड़ा यूज तो करते। जिस पर गैन बोलता है, बकवास। मुझे बताओ कहां पर है फाउंडेशन ऑफ विशेस? गैन की इस बात को सुनकर डीमन बोलता है, तुमने सच में इस बच्चों की कहानी पर भरोसा कर लिया? तुमने सच में इस पर भरोसा कर लिया? हम लोग इस यून किंगडम के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग तुम जैसे फूल को डेविल केव की झांसे में फंसाते हैं। और अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे तो इस डीमन केव में रह सकते हो पूरी जिंदगी के लिए, हमारे लिए लेबर का काम करते हुए। और अगर तुम ओबे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तुम्हारे पैर काट दूंगा और तुम्हारे ऑर्गन्स निकालकर बेच दूंगा। तुम जैसे कीड़े अगर इस दुनिया से गायब भी हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे बारे में सर्च ही कौन करेगा? देखा जाए तो तुम्हारा शरीर बहुत पतला सुखड़ा सा है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम थोड़ा मिलिट्री असेंबली कर लोगे तो एक अच्छे वफादार कुत्ते बनो और अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करो। गैन इसकी एक घूंसा मारता है और उस बाकी खड़े बंदे देखकर बोलते हैं, भाई ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? वो बंदा भाई एक ही घूंसे में मारा जाता है। फिर गैन बोलता है, कितनी बार ऐसा होगा? जब से मैं रिबॉर्न हुआ हूं तब से इस शैटर्ड इल्यूजन्स को कितनी बार एक्सपीरियंस करूं? कितनी बार? गैन को अपने दोस्त की ऐसी कुटाई करता देख करके उन डीमंस में से एक डीमन बोलता है, तुम फाइट बैक करने की ट्राई कर रहे हो? फिर वो लोग पावर रेंजर की तरह भाई अपना सट 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 करके सूट बदलते हैं और एकदम मस्त कूल बैडेस तरीके से खड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग अटैक करते हुए बोलते हैं, चलो इसे एक दो चीजें सिखाते हैं, ये वर्ल्ड कितना डेंजरस है। ये एक परफेक्ट चांस भी है कि हम टेस्ट कर सकें ये B+ ग्रेड के आर्मर्स को। क्योंकि भाई ज्ञान ने इतना पी रखी होती है इसलिए वो इमोशनल होते हुए बोलता है कि मैं हमेशा सक्सेस के इतना क्लोज होता हूं। चलो ये करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री हूं। फिर वो अपना एक फिस्ट बनाता है और रे स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत तेज पंच मारता है और बोलता है, मैं इससे बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका हूं। फिर हमें दिखाया जाता है भाई उसके एक ही पंच से इतना बड़ा धमाका होता है और सारे के सारे डीमन आता है। गेनली वो रोता पिलकता हुआ सबको कूटता पीटता जाता है। सब बोलते हैं, भाई तू क्या कर रहा है? तू कौन है? तू क्यों हमें मारे जा रहा है? इधर टैंक को भाई मजा आ रहा होता है उनको कूटता पीटता देख करके। फिर उन डीमंस में से एक डीमन बोलता है, हम लोग भी फोर्स किए गए हैं, हमें भी कोई मन नहीं है ये सब कुछ करने का। इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो बंदा है हम उससे बच के नहीं जा सकते हैं। फिर गेन बोलता है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक फोर्स का हाथ है? फिर गेन ने जिसको पैरों के नीचे दबाया होता है वो डीमन बताता है कि अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम डर से ही मर जाओगे। हम सभी के पीछे जो बंदा है इस यून किंगडम में हाई पोजीशन होल्ड करता है और जब जनरल वापस आएंगे तो तुम जरूर से ही मारे जाओगे। फिर गेन अपने मन में सोचता है, इन सभी के पीछे उन तीनों का हाथ हो सकता है। गेन यहाँ पे उन तीनों जनरल्स की बात कर रहा होता है। पता नहीं किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे नाराज करने की कोशिश करेगा। फिर वहां पे गेट खुलता है और गेन के पैरों के नीचे वाला डीमन हंसते हुए बोलता है, जनरल वापस आ गए हैं, तुम अब जरूर से ही मारे जाओगे। फिर वहां पे गेट खुलता है और गेन भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो बंदा बोल रहा होता है, तो तुम यहाँ पे ट्रबल कॉज करने की हिम्मत कर रहे हो? फिर हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस जनरल के लेजिकन की तरह दिख रहा होता है। अरे वही हाविन का वो लेजिकन नहीं था, उसी की तरह। फिर गेन चिल्लाते हुए बोलता है कि तो ये सारा का सारा स्कैम उस बुड्ढे की वजह से चल रहा है। फिर उस लीडर के साथ वाला डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें हमारे बॉस के बारे में कैसे पता? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसकी इंसल्ट कर सको? फिर हमें उनके लीडर के आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है जो कि एक क्लास का एक वॉरियर डीमन होता है जो कि मू डाओ का छोटा भाई होता है, मू डाओ पेंग। फिर पेंग बोलता है, तो ये सारे के सारे इडियट इसे यहां से जाने देना चाहते हैं क्या?
फिर वहां पर सारे के सारे डीमन चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, ये हम लोग नहीं हैं, हमने इन्हें कुछ नहीं कहा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। लेकिन पेंग उस पर अटैक करता है और उन सभी को मार देता है। इधर टैंग इतने सारे खून खराबे को देख करके डर जाता है। फिर पेंग बोलता है, तुम जैसे कचरों को जिंदा रखने का कोई फायदा ही नहीं है, जो कि एक बेनाम बंदे को भी संभाल नहीं सकते। और इधर जनरल के साथ वाला डीमन सोच रहा होता है कि मैं इसे रिमेंबर क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये कौन है। इधर पेंग गुस्से में अपनी ऑरा निकालते हुए बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा ही जान लिया है, अब तुम्हें मरना होगा। फिर गेन बोलता है, तुम फैटी, तुम में लगता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो है, चलो ट्राई करो, मुझे भी देखना है। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं, मुझे मार के दिखाओ, वरना मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। गेन की इस बात पे सारे के सारे वहां पे खड़े डीमंस हैरान हो जाते हैं। फिर पेंग बोलता है, नो वे, तुम्हारे 10 मिनट से क्या मतलब है? 1 सेकंड में तुम्हारा हेड जमीन पर रोल करता मिलेगा। इधर ऑडियंस में जनरल की तरफ वाला बोल रहा होता है, जनरल का सुपर पावर स्ट्राइक देखो। और टैंग गेन की चिंता करते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर ध्यान से। फिर पेंग एक स्टांस लेता है और अपना एक बहुत तेज का मुक्का मारता है, जिससे गेन की 500 एचपी जाती है, लेकिन भाई साहब 800 - 800 करके फिर से रिकवर हो जाती है। और इधर पेंग हैरान हो रहा होता है। फिर गेन बोलता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है तुम इन सभी से बस थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्गर हो, जल्दी करो, अपना सुपर स्पेशल मूव ट्राई करो। फिर पेंग गेन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम जैसे अननोन वीकलिंग के पास भी थोड़ी सी स्किल्स हैं। और इधर गेन चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, समय भागता जा रहा है। फिर पेंग में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है कि तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो। जाता है, पैंगैन पे अटैक करने के लिए जा रहा था और पहले अपना 5 कॉन्सिक्यूटिव विस्प नाम का अटैक करता है और उसके बाद बिना रुके अपना 8 कॉन्सिक्यूटिव विस्प नाम का अटैक कर देता है। इधर पीछे पीले बाल वाले डीमन को याद आ जाता है, कौन है ये बंदा। इधर पैंग की अटैक कर करके हालत खराब हो जाती है, उसकी गांड फट जाती है और अपने गैन को भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो चिल्ला के बोल रहा होता है, हे रुकना नहीं है, जल्दी चलते रहो, चलते रहो। गैन की इतनी मोटिवेशन वाली बातों को सुनकर पैंग को भी भाई बड़ा मोटिवेशन आता है। वो अपना द स्ट्रॉन्गेस्ट विस्प नाम का अटैक कर देता है, लेकिन गैन का पैसिव स्किल काउंटर अटैक नाम का एक्टिवेट हो जाता है, जिससे 15 अटैक खाने के बाद जितना भी डैमेज मिला होता है वो अटैक करने वाले पे एक साथ जाकर लगता है। जैसे ही पैंग को डैमेज मिलता है उसकी फट जाती है, वो पीछे जाकर खड़े हो जाता है और सोचता है इस बच्चे के साथ क्या गलत है। और वो पीले बाल वाला चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता चल गया ये कौन है, ये वही परवर्ट है जो कि जनरल हो एन से पैलेस में पंगा लिया था, और ये इंसेक्टर डीमन केव में जाकर के मर नहीं गया था क्या, जो ये अभी भी यहां पर जिंदा है। फिर पैंग बोलता है, ओह मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तो तुम वही लड़के हो जो कि मैडम लियू के अंडर काम करता है। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, तुम जैसा एक कमजोर सा डीमन जो कि एक वुमन पे रिलाय होकर इतना आगे तक आया है, और मैं एक ए क्लास का डीमन हूं जिसके पास 2 डीमन हार्ट है और भविष्य का डीमन किंग है। फिर पैंग अपना ए क्लास का डीमन सूट एकदम आयरन मैन के स्टाइल में पहन के खड़ा हो जाता है और अपने गैन को तो भाई पिटने में मजा आ रहा होता है। वो तो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हो ब्रिंग इट ऑन, जल्दी आओ जल्दी आओ। और पैंग कौन सा रुकने वाला है भाई, वो भी अपना तेज खिलाड़ी है, अपना अटैक चार्ज करता है और भड़ाभड़ मारने लगता है। फिर उसके अटैक से वहां पर बहुत तेज का धमाका होता है, लेकिन भाई गैन का काउंटर अटैक पैसिव स्किल एक्टिवेट होता है और पैंग पे भाई तेज का अटैक लगता है और इसके एक ही अटैक में एकदम मौत के करीब पहुंच जाता है, मौत को टक से छू के वापस आ जाता है। और भाई ये पीले बाल को तो बस चिल्लाने रोने धोने एक्सप्लेन करने के लिए ही रखा हुआ है, ये अपना काम बखूबी करता है और चिल्लाता है, जनरल। इधर भाई अपना गैन लेटा हुआ है, फिर पैंग आके गिरता है और उठते हुए बोलता है, इस सभी का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। और इधर गैन भाई एकदम बैडेस्ट तरीके से उठते हुए बोलता है, तुम्हारे पास 10 मिनट थे, 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरी हेल्थ अभी भी फुल है, बस तुम्हारे पास इतना ही है देने के लिए। फिर पैंग बोलता है, बस मेरे पास इतना ही है जो कि मैं कर सकता हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। ब्रदर मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं जो तुम बोलो। जिस पर गैन अपना घूंसा तैयार करते हुए बोलता है, मैं चाहता था कि तुम मुझे मार दो। और पैंग भाई रोते बिलखते हुए बोल रहा था, ब्रदर मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, तुम आखिर हो कौन। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और कोई बोलता है, जनरल ऑफ राइट। वहां से उस जनरल का लेजिकन आता है और इधर ये पीले बाल वाला बोल रहा होता है, प्लीज जनरल को बचा लो, वो तुम्हारा छोटा भाई है।
फिर ये लैजिकन बोलता है ये जिस हालत में है अपनी वजह से है, ये मरता है या जीता है ये जनरल गैन डिसाइड करेंगे, ये मेरे कंसर्न की बात नहीं है। फिर ये गैन के सामने आते हुए बोल रहा था, जनरल गैन ये मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि फॉर्मर डीमन किंग के द्वारा बनाया गया था वेपन प्रोडक्शन के लिए। इधर टैंग भाई साहब बोल रहा होता है, ब्रदर तो बड़े कूल है। फिर ये लैजिकन बोलता है ये मेरी पुअर मैनेजमेंट की गलती है जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं होप करता हूं जनरल गैन हमें माफ कर देंगे, मैं इसका कंट्रोल अभी टाइट करवाता हूं। जिस पर गैन बोल रहा था, व्हाटएवर, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे इस मोटे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। फिर गैन वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, क्या ही कचरों का झुंड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के लिए भीख मांग रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया और पीछे वो मोटा भाई थैंक यू बोल रहा होता है सर पटकते हुए इसकी जान छोड़ने के लिए। लेकिन गैन चलते चलते रुक जाता है और मोटे से बोलता है, मोटे, तूने मुझे कहा था कि तू मुझे कुछ भी देगा जो कि मैं मांगूंगा, और तुमने तो ये भी कहा था तुम्हारे पास 2-2 डीमन हार्ट है। गैन की इस बात पर भाई मोटे की फट जाती है। मोटा एकदम डरते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम्हारे वर्ड्स मुझे डरा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सर्जरी रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर मोटा चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज ब्रदर मुझे बचा लो। फिर ये डॉक्टर बोलता है, एनेस्थीसिया तैयार है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास 2-2 हार्ट हैं, तुम मरोगे नहीं। इधर मोटे की चिल्लाने की आवाज रूम के बाहर तक जाती है जहां पर टैंग गैन से बोल रहा होता है, अगर तुम नहीं होते तो मेरी मॉम मारी जाती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर गैन बोल रहा होता है, ये बस छोटा सा फेवर था, वो प्लेस जरूर से ही तुम्हारे विश को पूरा करेगा। फिर गैन सोचता है, मुझे नहीं पता है मेरी विश कब कंप्लीट होगी। हाउलिंग यार तुम अभी क्या कर रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इस लैजिकन और एक ऐसे डीमन को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। उसने एनर्जी डिवाइस को डिस्कवर तो नहीं कर लिया, ये जरूर से ही पक्का करना कि डीमन एसेंस को कुछ ना हुआ हो, वो अच्छे से प्रिजर्व हो रखा हो। ये यिन किंगडम का सबसे पावरफुल वेपन है, हमें अपना जान दे करके भी जरूर से इसको बचाना होगा। हमें जरूर से इस चीज को किसी और को डिस्कवर करने नहीं देना है। इंसानों की आर्मी आ रही है। फिर हमें एक छोटा सा झलक इंसानों की आर्मी पर दिखाया जाता है जहां पर कोई जनरल बोल रहा होता है, सारे के सारे ट्रूप्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई लड़की बोल रही होती है, साओ फैन, ये बैटल ओरिजिनली तुम्हारे द्वारा लीड किया जाना था, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी यहां पर है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूं, तुम वहां पर क्या कर रहे होगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा कि हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। फिर हमें बताया जाता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमन वाला और उसकी वाइफ हाउलिंगा होती है। फिर हमें अगले ही सीन में कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि गैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैन को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और गैन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या, जो कि तुम मेरी गर्दन भी नहीं काट पा रहे हो। फिर गैन अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग सभी के सभी कचरे हो, क्या यहां पर कोई नहीं है जो कि मुझे मार सके। फिर गैन हैरान होते हुए अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है, फिर से एक और ड्रीम। फिर पता चलता है कि ये सारा का सारा जितना भी कुछ हो वो सारा का सारा गैन का ड्रीम होता है। तभी वहां पर लेमर बोलती है, जनरल गैन, हर हाइनेस ने आपको बुलाया है एक इमरजेंसी मिलिट्री मीटिंग के लिए, प्लीज हॉल में डिस्कशन के लिए जाइए। फिर गैन बोलता है, मिलिट्री मीटिंग, और हमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। लियू, एस्कॉर्ट्स के द्वारा हमें पता चला है कि ह्यूमन आर्मी की लीडरशिप में चेंज हुआ है। उन्हें देखने से ऐसा लगता है वो लोग समय से पहले ही हम पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने इस बार 10,000 वॉरियर्स से भी ज्यादा डिस्पैच कर दिया है। इसीलिए हमने यू किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट जनरल्स को यहां पे स्ट्रैटेजी मीटिंग के लिए बुलाया है। लास्ट टाइम इतने बड़े स्केल पर जब हमने वॉर किया था वो 10 साल पहले था और हमने यू किंगडम की पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, लेकिन हम उनके सामने बस मुश्किल से खड़े ही हो पाए थे। जनरल हाउ इयन, ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने बहुत सारे गोरिल्ला एम्बिशंस किए जो कि मेरे द्वारा लीड किया गया था, और डेमन किंग ने एनिमी के लीडर को टेक डाउन किया, इसलिए हम यू किंगडम को प्रिजर्व कर पाए। जो भी हो, उस समय पर ह्यूमंस ने 5,000 वॉरियर्स को ही भेजा था बस, और अब तक डेमन फोर्स ने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया है मिलिट्री के तौर पे, और एनिमी दुगुनी स्ट्रेंथ से अटैक कर रही है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें यहीं पर रुकना होगा और हमें वेट करना होगा कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। और वुजिन, तुम एक एडवांस यूनिट को लीड करोगे, जब भी अलायंस को रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी तुम वहां पे जाओगे, ठीक है। लियू, फिर लियू अपने जेन से बोलती है, जनरल जेन, आप क्या सोचते हैं। इधर जेन भाई पता नहीं कौन से कैलकुलस के फॉर्मूले लगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ह्यूमन आर्मी ने 10,000 वॉरियर्स को भेजा।
उनमें से अगर 1000 भी मेरे पर 1 मिनट में एक भी अटैक करेगा तो कम से कम 100 का तो डैमेज देंगे ही सारे के सारे। और वो लोग एक बार में जितना डैमेज डील करेंगे उतना ही तो मैं रीजनरेट कर पाता हूं। इसका मतलब ये है, मैं वहां पे गया और उन्हें मेरे पे अटैक करने दिया तो मैं वहां पे मर सकता हूं। जेन एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए और चिल्लाते हुए, ये तो एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। फिर जेन जोर से टेबल पे हाथ पटकता है और बोलता है, फाइट। हमें जरूर से ही फाइट करनी पड़ेगी और हमें सिटी से बाहर जाना होगा, उनसे हेड ऑन फाइट करना पड़ेगा। जनरल हाउ एन गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये यून किंगडम के लिए लाइफ और डेथ का मोमेंट है और तुम इतना रेकलेसली कैसे बोल सकते हो। जेन खड़े होते हुए, 10 साल पहले ह्यूमन आर्मी 5000 मैन के साथ आई थी। तुम मुश्किल से उन्हें रोक पाए थे और उस प्रोसेस में मरते मरते बचे हो, और अब ह्यूमन 10,000 मैन के साथ आ रहे हैं और तुम बात कर रहे हो रेजिस्ट करने की। और जब रीइंफोर्समेंट के लिए पूछोगे तो अपनी लाइफ को रीइंफोर्समेंट के हाथों में दे दोगे। और तब क्या करोगे जब 20,000 की आर्मी लेकर के ह्यूमंस आएंगे 10 साल बाद फिर से? तब तुम अपनी किस्मत की डोर किसके हाथों में दोगे? फिर जेन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग अपनी किस्मत को खुद कंट्रोल करो? किसने कहा कि हमारी मिलिट्री पावर इंप्रूव नहीं हुई है? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूं? फिर जेन अपना टाइटल दिखाता है, फिर बोलता है कि मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा मोहरा हूं मिलिट्री पावर का। इधर लियू तो भाई जेन की मोटिवेशन वाली बातों को सुनकर के इंप्रेस हो जाती है और इधर सारे के सारे जनरल आपस में डिस्कशन करते हुए बोलते हैं। जनरल 1, हाँ हम इसके बारे में कैसे भूल सकते हैं। जनरल 2, हाँ ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके का फिगर हमारी इधर अपीयर हुआ है। और हम डीमंस के प्रोफेसी के बारे में कैसे भूल सकते हैं। जनरल हाउ एन फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम ट्राई कर रहे हो मेरी मिलियंस की आर्मी को मरवाने की? तुम कभी बैटलफील्ड पे तो गए नहीं होंगे, तुम्हें क्या पता कि बैटलफील्ड कितना ज्यादा क्रूअल होता है? जेन रिप्लाई करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है विक्ट्री फ्री में आती है? तुम्हें क्या लगता है एनिमी एक सक्सेसफुल एम्बुश के बाद तुम्हें और भी चांसेस देंगे? इस तरीके की हारी हुई बातें करने से तुम्हें क्या लगता है तुम जीत सकते हो? तुम बहुत समय से बैटलफील्ड पे रहे होगे, तुम्हें बैटलफील्ड की सबसे जरूरी बात नहीं पता है और ये जीतने की इच्छा है। मैं अभी से ये मिलिट्री प्लेस लेता हूं, अगर हम ये बैटल हार गए तो मुझे सबके सामने एग्जीक्यूट कर देना। लो भाई, ये आ गया थंबनेल वाला पिक्चर, देखो और मजे करो। जेन की बात सुन के भाई सब हैरान परेशान और इधर तो एक रोने भी लगता है। वुजिन सोचता है, तुम हमेशा से ही कुछ ना कुछ करके हमें इंस्पायर करते हो। लियू अपनी सीट से खड़ी होती है और बोलती है, मैं समझ गई। इस बैटल में जनरल जेन को प्रमोट किया जाता है मार्शल के तौर पे और वो पूरी आर्मी को कमांड देंगे। हम इस बार सिटी गेट को ओपन करेंगे। चलो एनिमी को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमंस के कैंप का सीन दिखाया जाता है। जनरल हाउ एन दूसरे कमांडर्स के साथ बात करते हुए बोल रहा होता है, मैंने बहुत समय से ह्यूमन आर्मी के साथ फाइट किया है। इस बार ह्यूमन आर्मी बहुत ज्यादा ही नंबर में ही नहीं है, बल्कि कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उनसे जीतने का हमारे पास कोई मौका ही नहीं है। तुम सभी ने मुझे डेकेड से फॉलो किया है, तुम सभी की लाइफ को मैं ऐसे वेस्ट में नहीं जाने दे सकता। फिर जनरल हाउ चिल्लाते हुए बोलता है, सारे ऑफिसर्स मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम बैटलफील्ड में जाएंगे तो इस सिटी को लीव मत करना और जनरल जेन के ऑर्डर को तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना। और अगर हिज हाइनेस किसी को ब्लेम करेगी तो मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हूं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे ह्यूमन आर्मी यून किंगडम के बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाती है। फिर हमें 21st लीजन ऑफ होली किंगडम का सीन दिखाया जाता है। कमांडर दूरबीन से देखते हुए बोलता है, यूं डीयू तुम्हारी डेथ मेरे हाथों में है। और ये यूं डीयू कौन है अभी बताया नहीं गया, आगे स्टोरी में बताया जाएगा। फिर वो एक सोल्जर को ऑर्डर देता है, घेराबंदी शुरू करो। जनरल साइन ने हमें ऑर्डर दिया है, एक भी डीमन का सर बचना नहीं चाहिए। फिर ह्यूमन आर्मी मिसाइल्स के साथ डीमन आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। वहां पे बहुत सारे धमाके होते हैं। वहां दीवार पे खड़े डीमंस मिसाइल्स को रोकने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अटैक का कोई फायदा नहीं होता। मिसाइल आती है, दीवार पे लगती है, बहुत बड़ा धमाका होता है। वहां दीवार पे खड़े सारे के सारे डीमंस मारे जाते हैं और वो दीवार भी टूट जाती है। जेन खड़े होकर देखते हुए कहता है, तो फाइनली वो लोग आ ही गए। फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूमन आर्मी बहुत सारे मिलिट्री वेपन सोल्जर्स के साथ डीमंस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है। जनरल हाउ एन बोल रहा होता है, तुम्हें याद तो है ना हमने क्या बात किया था। फिर वो ऑफिसर्स गॉसिप करते हुए बोलते हैं, ऑफिसर 1 हम लोग क्या करें, हम लोग जनरल के ऑर्डर्स को फॉलो करें या नहीं करें। ऑफिसर 2 मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मिलिट्री ऑर्डर्स के खिलाफ जाना होगा। जेन चिल्लाते हुए बोलता है,
सारे के सारे ऑफिसर्स मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी सिटी के अंदर ही रहोगे, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जेन की इस बात को सुनकर वहां पे खड़े सारे के सारे ऑफिसर और जनरल हाउ सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। जेन, ये बैटल तुम लोग अपने किंग पर छोड़ दो, मैं अकेला सारी की सारी इस आर्मी को संभाल लूंगा। फिर जेन एक स्टांस लेता है और कूद के आर्मी के सामने एकदम बैडेस्ट तरीके से खड़े हो जाता है। ह्यूमन ऑफिसर अकेले नीचे आता देख करके हैरान हो जाता है और सोचता है डीमंस के बीच में क्या चल रहा है। ये अकेला आ रहा है, बहुत सारे डीमंस ऊपर खड़े हैं लेकिन किसी ने भी मूव नहीं किया अभी तक। फिर हमें उस ऑफिसर की आइडेंटिटी बताई जाती है जो कि एक ब्लू कोर मेज होता है जिसका नाम होता है लियू रेंजी। लियू रेंजी सोचता है क्या ये एक ट्रैप हो सकता है। तभी हमें वॉल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां पे जनरल और वो सारे ऑफिसर खड़े होते हैं। ऑफिसर 1 बात करते हुए बोल रहा होता है, यहां पे क्या चल रहा है, हम सही तो सुने थे ना। ऑफिसर 2, हाँ तुमने सही सुना, उन्होंने हमें पीछे रहने को कहा है, वो अकेले सारी की सारी आर्मी से डील कर लेंगे। जनरल हाउ एन सोच रहा होता है, पागल है ये आदमी, इसका प्लान क्या है जो कि इसने सोल्जर्स को मूव करने से मना कर दिया। वहां पर हमारे सामने 10,000 की आर्मी खड़ी है। फिर हमें जेन का सीन दिखाया जाता है। जेन अपना कपड़ा उतारते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि ह्यूमन आर्मी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तो तुम लोग अटैक करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग डर गए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे क्योंकि मैं अकेला हूं। फिर जेन सोचता है, लियू रेंजी तुम तो मेरे कमांड के नीचे काम किया करते थे, मैंने नहीं सोचा था कि इस बार तुम ह्यूमन आर्मी को लीड कर रहे होगे इस सिटी पर अटैक करने के लिए। आज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये बंदा हमेशा से ही अपने फेस को बचाने के बारे में चिंता करता रहता था, इसे बस थोड़ा सा प्रोवोक करना है। फिर जेन अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए बोलता है, कुत्ते के पिल्लो आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे थोड़ा सा भी स्क्रैच करके दिखाओ। बस क्या इतना ही करना था और रेंजी की जल गई भाई। रेंजी एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई अपना पिछवाड़ा हमें दिखाने की, जाओ और इसे पकड़ के लाओ। और क्या, ऑर्डर मिलते ही सारे के सारे सोल्जर्स जाते हैं और जेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जेन सबको अटैक करता देख करके सोचता है, बहुत सही, सारे के सारे एक साथ अटैक करो और ज्यादा से ज्यादा डैमेज देना। और जब सोल्जर्स सारे के सारे अटैक करते हैं तो भाई साहब जेन के ऊपर ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जेन का जितना भी एचपी माइनस होता है वैसे ही जल्दी से जल्दी प्लस हो जाता है। जेन इतना कम डैमेज पड़ता देख करके फिर सोचता है, मैंने कभी भी अपना अपॉइंट को स्टैमिना में ऐड नहीं किया, मेरा डिफेंस वगैरह जब भी बढ़ा है तब लेवल अप पे ही बढ़ा है। ये सारे के सारे अटैक बहुत दूर हैं, इन्हें पर सेकंड 1600 से ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा मुझे मारने के लिए। फिर जेन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है क्या, तुम अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ लगाओ। सोल्जर 1 सोच रहा होता है, ऐसा क्यों लग रहा है इसके वूंड्स हील हो रहे हैं, हमारे अटैक्स इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। रेंजी तभी चिल्लाते हुए बोलता है, इसकी रिकवरी एबिलिटी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। फिर ये ऑर्डर देता है सेकंड यूनिट को मूव करने के लिए और साथ में अटैक करने के लिए। फिर सेकंड यूनिट आती है, एम लॉक करती है, बस गोली चलाना शुरू, लेकिन कोई फायदा नहीं, जेन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जनरल हाउ ईएन तारांकन हैरान हो रखा होता है जेन की इतनी खतरनाक रिकवरी वाली एबिलिटी देख करके। फिर जनरल हाउ सोचता है, तारांकन क्या ये पहले सीरियस था, इसलिए इसने पहले कहा था कि ये अकेले फाइट लड़ेगा। जेन 32 सी दिखा के खुश होते हुए बोल रहा होता है, यस अब तुम्हारे अटैक्स काम कर रहे हैं, मेरी हेल्थ थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। जनरल हाउ एन पीछे से सोच रहा होता है, ये सब तो ठीक है लेकिन ये अटैक कैसे करेगा, क्या इसके पास इसके लिए कोई और स्ट्रेटेजी है। लेकिन तभी जेन का पैसिव स्किल ट्रिगर हो जाता है, वही 15 स्ट्राइक खाने वाला, और उसका जोर का एक अटैक एक ओविंग नाम के बंदे को लगता है और वो बंदा एक ही अटैक में उस बंदे की टट्टी निकल जाती है और वो मरते मरते बोलता है, ओविंग ये एक ऑर्डिनरी डीमन नहीं है, इसका काउंटर अटैक बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जेन का इतना पावरफुल अटैक देख करके इधर रेंजी सोचता है, रेंजी यहां पे कुछ तो ही गलत है। फिर वो ऑर्डर देता है, सबको अटैक करना बंद करो अभी के लिए। फिर रेंजी याद करता है कि जनरल साइन ने उसे कहा था कि यून किंगडम में पहले SSS रैंक का एक डीमन किंग हुआ करता था जिसके पास एक बहुत ही पावरफुल रिकवरी एबिलिटी थी। रेंजी सोचता है, कहीं ये वही तो नहीं।
पहले उस अकेले डीमन ने बहुत सारे ह्यूमन कंट्रीज को बर्बाद कर दिया और 3 मेजर डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर कब्जा कर लिया। इसने उस एबिलिटी को वापस से रिस्टोर कर लिया है और ह्यूमंस के साथ फाइट कर रहा है। क्या वो डीमन पहले ही नहीं मर गया था? और जेन भाई साहब एकदम डीमन जैसा लुक दे रहा होता है। इस बंदे का ओरिजिन क्या है? इधर ह्यूमन आर्मी पैनिक कर रही होती है जेन की एबिलिटी देख करके। रेंजी फिर सबको ऑर्डर देता है, ये डीमन सिंपल नहीं है, अटैक करना बंद कर दो। हमारा मिशन बस इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आर्मी को बाहर निकालना था। हमारा मिशन अभी के लिए पूरा हो गया, चलो रिट्रीट करते हैं ताकि हमें कम से कम कैजुअलिटीज हों। फिर वहां से सारे के सारे ह्यूमन आर्मी रिट्रीट करने लगते हैं, लेकिन भाई साहब डीमंस को तो चुलमची पड़ी है। लिमर सबको ऑर्डर देती है और अटैक करने के लिए बोलती है और बोलती है कोई भी यहां से बच के जाने ना पाए। हमला। वूजिन इधर वूजिन भी अपने बटालियन को ऑर्डर दे देती है अटैक करने के लिए। डीमंस को ऐसा अटैक करता देख करके ह्यूमन आर्मी की तो भाई साहब फट जाती है। वो लोग सोचते हैं भाई ऐसे लोग एक बार में ही अटैक क्यों कर दिए। इधर रेंजी के तो गोटे मुंह में आए होते हैं क्योंकि भाई साहब उसने अपना अल्टीमेट स्किल जेन पे यूज कर लिया था, वो अभी कूल डाउन पे है। लीमर चिल्लाते हुए बोल रही होती है कोई भी हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा, भले ही वो कितना दूर चले जाए, उसे पनिशमेंट मिलके रहेगी। जनरल हाउ एन एकदम इज्जत से अपने जेन को बोलता है जनरल जेन लियू, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। आज के नौजवान सच में बहादुर हैं और एक किंग बनने के लायक हैं। सॉरी, मैंने पहले बोला था ये बोल रहा है, लेकिन ये सोच रहा है जेन के बारे में। फिर ये एकदम माइटी अंदाज में चिल्लाते हुए बोलता है तारांकन, तुम सारे के सारे अभी से जनरल जेन की ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, ये करेंगे कि ये कीड़े वापस न जा सकें। फिर क्या, ऑर्डर मिलने की देर नहीं थी, सारी की सारी आर्मी चली जाती है पीछे से ह्यूमन आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए। बस क्या जंग यहीं पे थोड़ी खत्म होती है? तभी पीछे से एक डीमन आता है और बोलता है डीमन ये बुरा हुआ। फिर वो आगे आके घुटनों पे बैठ करके बताता है कि ह्यूमन आर्मी ने हमें ट्रिक कर दिया है। उनका ये सिटी पे अटैक करना बस एक डायवर्जन था ताकि हमें धोखा दिया जा सके, और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी यून किंगडम के वेस्ट गेट से अटैक कर चुकी है। वेस्ट गेट पे जितने भी जनरल थे सारे के सारे मारे गए हैं, एक भी जिंदा नहीं बचा है। यून किंगडम के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा है। उनके रियल ट्रूप्स पहले से ही कैपिटल तक पहुंच चुके हैं, वो सीधा डीमन लॉर्ड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमें कैपिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे पेंग को मार के एकदम मुंडी काट के लटका दिया होता है और उनकी लाशों पर से चलता हुआ एक ह्यूमन जा रहा होता है और बोल रहा होता है ह्यूमन क्या ही कचरे डीमन है। लियू घायल हो रखी होती है और बोल रही होती है ये ह्यूमन बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। बुढ़ा जनरल डीमन लॉर्ड, हमें रिट्रीट करने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें ह्यूमंस की 4 चौकड़ी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ह्यूमन 1, तुम्हारा यूं किंगडम का पहले से ही डिफेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है, चलो थोड़ा सा मजा कर लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक मेटेओराइट जैसा एक अटैक आता है और नीचे बहुत तेज का धमाका करता है। धमाके के बाद वो सारे के सारे घायल हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं ह्यूमन 2, इसे पोशन पिलाओ, और भी ज्यादा डीमंस आ रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है वो धमाका जनरल हाउ ईएन ने किया होता है और वो आते हुए बोल रहा होता है जनरल हाउ ईएन, तुम सारे के सारे 1 नंबर के डिस्केपेबल इंसान हो। ह्यूमन 3 बोल रहा होता है चलो कोई एक इंटरेस्टिंग डीमन तो आया, अब मजा आएगा इसके साथ खेलने में। जनरल हाउ एन उस बंदे को देखते हुए सोच रहा होता है इस बंदे के आसपास पर्पल ग्लो है, ये देखने से ही लगता है कि इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर क्या भाई, जनरल हाउ तो जनरल हाउ है, वो अपना पावर चार्ज करता है और उस बंदे पे अटैक करने के लिए अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। चलो उस वीडियो को है और हमें यून किंगडम के साउदर्न गेट का कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां भाई तलवारें टकराई जा रही थी, कहीं बीस्ट इंसानों को मारे जा रहे थे तो कहीं इंसान बीस्ट को मार रहे थे। हर तरफ खून ही खून, ब्लडी और बॉडीज ही बॉडीज फैली हुई थी। वहीं हमें हमारे एमसी बोले तो गेन लीवू को दिखाया जाता है जो कि एकदम सैड होते हुए चलता हुआ आ रहा होता है, पीछे गेट से बाहर देखते हुए बोल रहा होता है खेलूं, मेरे साथ और खेलो, बस खेलते ही रहो। जब से मैं इस बॉडी में रीइनकॉर्नेट हुआ हूं मुझे ऐसा लगता है हमेशा चीट ही किया गया है, मैं कितना भी ट्राई कर लूं मरने की, मैं कभी सक्सेस इसमें होता ही नहीं हूं। फिर गेन सैड होते हुए अपनी आंख में आंसू लेते हुए जोर से हंसने लगता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है हे भगवान, तू मुझसे चाहता क्या है, मुझे अपने पास बुला क्यों नहीं लेता है, क्या तू मुझे डीमन किंग बनता हुआ देखना चाहता है या फिर और कुछ?
लेकिन तभी वहां पे आसमान से एक जोरदार लाइटनिंग आती है और वहां पर बहुत तेज का धमाका होता है। फिर धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर चारों तरफ डीमंस की लाशें पड़ी हुई हैं और खून खराबे में सारे के सारे बॉडीज ही बॉडीज फैले हुए हैं हर जगह पे। ये सब देख के तो भाई गेन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसके तोते उड़े रहते हैं, एकदम वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। फिर गेन बोलता है, क्या ह्यूमन आर्मी बाहर फाइट नहीं कर रही थी? फिर ये लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? वो लोग सिटी के अंदर कब घुस गए? लेकिन तभी गेन को किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। फिर जब गेन पलट के दूसरी तरफ देखता है तो दिखाया जाता है कि वहां पे वो सोल्जर उस बंदे को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा होता है और बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी बेटी को हम नहीं छोड़ेंगे तभी तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है। और इधर उसकी बेटी को दूसरा सोल्जर उठा के ले जा रहा होता है और वो पापा पापा चिल्ला रही होती है और वो सोल्जर हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं इसके साथ थोड़े मजे करके आता हूं। जब ये बाप अपनी बेटी को छोड़ देने के लिए कहता है तो उसके हाथ में तलवार घुसा के वो सोल्जर बोल ही रहा होता है कि विक्टर तुम्हारे किंग को हरा देगा और यहां का नया किंग बनेगा। उतने में गेन का उड़ता हुआ लात आता है, उसके मुंह पे तेज का पड़ता है भाई। गेन का एक लात पड़ते ही वो सोल्जर एकदम दूर तक घिसटते हुए जाता है। इधर गेन उसको लात मारने के बाद एकदम स्वैग में चलता हुआ आ रहा होता है और सोच रहा होता है यहां पे कुछ तो गलत है। इधर ये सोल्जर अपने गाल को पोंछ ही रहा होता है कि दूसरा सोल्जर हंसते हुए बोलता है, एक और डीमन यहां पे मरने के लिए आ गया। फिर क्या, उस लड़की को छोड़ के वो दोनों सोल्जर गेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर गेन खड़े खड़े सोच रहा होता है, वॉर बहुत ज्यादा क्रूएल होता है, यहां जीतने वाला सब कुछ रख सकता है, लेकिन ह्यूमन आर्मी में इस तरीके की एक्शन सख्त फॉरबिडन है। फिर ये सोल्जर्स भागते भागते जैसे ही गेन के पास पहुंचते हैं, गेन अपना एक ही मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में ये लोग मौत के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। फिर गेन उनमें से एक के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और ये सोल्जर सोच रहा होता है, इसका एक नॉर्मल सा अटैक हम दोनों की हेल्थ बार को पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया, इस नंगे फुंगे डीमन की दिक्कत क्या है? इसका गर्दन दबाते हुए अपना गेन तो देखो भाई एकदम डीमन जैसा लुक दे रहा है। फिर गेन उस सोल्जर से बोलता है, तुम कौन से लेजिकन और स्क्वाड नंबर से बिलोंग करते हो? जल्दी से बोलो। फिर वो सोल्जर कराहते हुए बोलता है, हम लोग 21वें लेजिकन और 511वें नंबर स्क्वाड से बिलोंग करते हैं। इधर ये दूसरा सोच रहा होता है, ये हमसे हमारे स्क्वाड के नंबर के बारे में क्यों पूछ रहा है? फिर गेन को जैसे ही स्क्वाड का नंबर पता चल जाता है उसका गला छोड़ देता है और सोच रहा होता है, ये तो मेरा ही स्क्वाड है, यहां पे चल क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर गेन एक डेविल सा लुक देता है और ये दोनों सोल्जर्स बोल रहा होता है, जल्दी करो, यहां से रिट्रीट करो, इस डीमन के साथ कुछ तो गलत है। इधर गेन भाई अभी भी सोचे जा रहा है, यहां पे कुछ तो गलत है, मुझे हमेशा से ही लग रहा है यहां पे कुछ न कुछ तो गलत है। ये गेन भाई इस स्क्वाड के बारे में इतना इसलिए सोचे जा रहा है क्योंकि पास्ट में ये इसको लीड किया करता था जब वो इंसान था, याद है ना भाई?